हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टूस इंडिया। आई एम जितेन इरवानी, आपका प्यारा जेएस सर। और आज के सेशन में हम हमारा चालू करते हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट, दैट इज मोल अवधारणा। मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, मोल अवधारणा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये सबसे बेसिक चैप्टर है बेटा, जिसका नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, बट इनडायरेक्टली ये हर चैप्टर में कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना ही पड़ता है। इस वजह से हम इस चैप्टर को भी पूरे डेप्थ में, जितना हमारा लेवल है उतना हम समझेंगे एक एक चीज़ को, कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें बेटा मोल की, कि मोल आखिर होता क्या, ठीक है ना। एक मोल को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं, तो सबसे पहले आप मोल की परिभाषा लिखेंगे कि किसी भी पदार्थ का एक मोल, किसी भी पदार्थ का एक मोल उसका वह भार होता है जिसके अंदर उपस्थित कणों की संख्या उतनी ही होती है जितने की 12 ग्राम C12 समस्थानिक में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, मतलब एक मोल किसी भी पदार्थ का वो भार होगा, उतना भार ले लें हम जिसमें कणों की संख्या उतनी ही हो जितने की, अगर हम C12 समस्थानिक जो होता है कार्बन का, उसके 12 ग्राम ले लें, उसमें परमाणुओं की संख्या होगी। IUPAC ने C12 को मानक माना है, इसलिए हम C12 के सापेक्ष इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो एक बार फिर से बेटा मैं आपको पहले मोल की परिभाषा बताना चाह रहा हूँ। आपको मोल शब्द का अर्थ क्लियर होना चाहिए। मोल का मतलब ही होता है किसी भी पदार्थ का वह भार, जिसमें उपस्थित कणों की संख्या उतनी ही हो जितने की 12 ग्राम C12 समस्थानिक के अंदर परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है जी। और जब हम लोगों ने बच्चों, मतलब हम लोगों ने से मेरा मीनिंग हमेशा साइंटिस्ट रहेगा, क्योंकि मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ बेटा, मैं तो शिक्षक हूँ। ठीक है ना। साइंटिस्ट ने जब इन चीज़ों को कैलकुलेट करा कि आखिर 12 ग्राम C12 समस्थानिक में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, और कैसे कैलकुलेट करा बेटा, तो केमिस्ट्री में एक ब्रांच होती है, एक शाखा होती है केमिस्ट्री की, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। उसकी हेल्प से उन्होंने कार्बन के एक परमाणु का भार निकाला। तो एक परमाणु का भार हमें पता पड़ गया। तो अगर इतने ग्राम में एक परमाणु है तो 12 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, ये जब उन्होंने कैलकुलेट करा तो उसी को उन्होंने जब पाया, और इसे एवोगैड्रो ने कैलकुलेट करा था, तो उसी ने इसे अपनी संख्या दे दी, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास अब हमें ये याद रखना है। ठीक है जी। मैं एक एक चीज़ बेटा हिंदी में बोल रहा हूँ, लिखने में मैं इतनी इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, उसकी चिंता मत करिएगा, इतना आपको भी पता है। और आप चाहें तो लिख भी हिंदी में सकते हैं कि 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 क्या आपके पार्टिकल्स है ना। आप चाहें तो कण लिख लो, हिंदी में लिख सकता हूँ मैं भी हिंदी में, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। इसी संख्या को हम, है ना, आवोगाद्रो संख्या भी बुलाते हैं। इसी संख्या को हम आवोगाद्रो संख्या भी बुलाते हैं। इसी संख्या को हम आवोगाद्रो संख्या भी बुलाते हैं। आवोगाद्रो की संख्या, ठीक है ना, एवोगैड्रो नंबर। और इसे हम, आवोगाद्रो संख्या है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, Na से। N मतलब संख्या के लिए, और A क्या है आपका वहाँ पर, एवोगैड्रो का नाम है। ठीक है जी। बट अब हम इसे एक्चुअल मान जो है इसका 6.023 इंटू 10⁻23 है। इसलिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा, तो क्वेश्चंस में जो होगा हम इसे या तो Na के फॉर्म में लिखेंगे, या अब जो कैलकुलेशन होगी उसमें हम इसे 6.023 ना लेकर हम अप्रॉक्सीमेटली इसे 6 इंटू 10⁻23 लेंगे। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब अगर हम, ये निर्भर करता है बेटा ना, एक्चुअल जो संख्या का मान है वो 6.023 इंटू 10⁻23 है, परंतु सवालों में कभी आपको 6 भी लेना पड़ सकता है, कभी 6.02 भी लेना पड़ सकता है। वो डिपेंड करेगा डाटा के ऊपर, है ना, तो वो हम देख लेंगे, वो उतना हमें ध्यान रहेगा। अब हमने कण क्यों बोले हैं बच्चों, क्योंकि कण का मतलब बेटा, ठीक है ना, कण का मतलब हम यहाँ पर परमाणुओं की भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना, अणु की बात कर सकते हैं, ठीक है, आयंस की बात कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम तीनों की बात कर सकते हैं, मतलब इन 6 चीज़ों की। और ये वैसे भी आपको पता है बेटा, ये हमारा रसायन की जो जिंदगी होती है, रसायन शास्त्र होता है, ये उनमें बात होता है। रियल लाइफ में आप कभी भी मोल शब्द यूज़ नहीं कर सकते हो। आप अगर किसी दुकान पे जाके बोलो उसको कि 1 मोल पेंसिल दे दो, ठीक है ना, तो बच्चों आपको भी पता है कि मोल इतनी बड़ी संख्या है, 10⁻23 इतनी बड़ी संख्या है कि अगर हम, ये छोटा सा सवाल आप सभी ने करा भी होगा, कि अगर हम 1 लाख रुपए 1 सेकेंड में खर्च करना भी चालू कर दें,
अगर हम 1,00,000 रुपए 1 सेकेंड, आप खुद इमेजिन करो बेटा, मनी मन सोचो कि 1,00,000 रुपए बोलने में ही 1 सेकेंड लग जा रहा है। अगर हम उतने रुपए 1 सेकेंड में खर्च भी कर दे रहे हैं तो इतने रुपयों को खर्च करने में, है ना, इतने रुपयों को खर्च करने में हमें 10 की घात 10 साल लग जाएंगे। 10 की घात 10 साल लग जाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में? इसका मतलब ये बेटा इतनी बड़ी संख्या है कि जिसकी हम परिकल्पना कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। परंतु केमिस्ट्री की लाइफ में हमें इनकी बात करनी पड़ती है बेटा, क्योंकि परमाणु, अणु, आयन, अब जैसे हम बात करें इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश जो होता है बेटा वो 1.6 × 10 की घात -19 ऋणात्मक, ठीक है ना। अब -19 आ गया है तो अगर साथ में 10 की घात 23 गुणा भी हो जाए तो 10 की घात 4 के आसपास उत्तर आ जाएगा, उतना तो एक्सेप्टेबल है। या इलेक्ट्रॉन के मैं द्रव्यमान की बात करूं बेटा तो आप सभी को पता होगा 9.1 × 10 की घात -31 किलोग्राम, ठीक है। 31 एक इलेक्ट्रॉन का जो भार है, आप सभी को याद भी होगा ये संख्या। तो ये हम केमिस्ट्री की लाइफ में तो इन शब्दों को यूज़ कर सकते हैं बेटा, क्योंकि परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जो है बेटा वो माइक्रोस्कोपिक कण, जिन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। रियल लाइफ में तो आप इन्हें देख भी नहीं पाओगे। परंतु रियल लाइफ में अगर हम बात करते हैं बेटा केलों की, संतरों की, पेन की, पेंसिल की, या जो जिस मार्कर से मैं अभी लिख रहा हूँ आपके सामने, ये सब बेटा आपके रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं, मैक्रोस्कोपिक हैं, बड़े कण हैं। इनका भार सिग्निफिकेंट होगा तो इनके लिए हम कभी भी मोल को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अंतर आपको पता होना चाहिए। रियल लाइफ में जैसे हम क्विंटल, केजी, टन, इनकी बातें ज़रूर करते हैं क्योंकि उतना तक हमारे लिए एक्सेप्टेबल है बेटा। बट केमिस्ट्री की लाइफ में हम माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर ऐसी बातें करते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि परमाणु, अणु, आयन सब सूक्ष्म कण है काफ़ी। तो सबसे पहले मोल की इस संख्या को अपने दिमाग में बसा लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं बेटा मोलों की संख्या, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, तो अगर मैं अगली चीज़ आपसे बात कर रहा हूँ मोलों की संख्या, जिसे हम नंबर ऑफ मोल्स भी बोलते हैं और जिसे हम n से डिनोट करते हैं, सिंबल जो है इसका n है। अब इसके 4 अलग अलग सूत्र हैं बच्चों, ठीक है ना। पहला सूत्र है दिया गया भार बटे क्या आपका मोलर द्रव्यमान या मोलर भार, जो भी बोलते हैं ना। मोलर भार क्या होता है वो मैं अभी लिखा रहा हूँ। दूसरा सूत्र होता है बेटा दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या, है ना, दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या, ठीक है जी। तीसरा सूत्र होता है बेटा हमारा मोलरता इंटू आयतन, और आयतन का लीटर में होना आवश्यक है। और चौथा सूत्र जो हमारा कॉमनली यूज़ होता है वो अगर हमारे पास सैंपल आदर्श गैस हो तो आदर्श गैस हो तो PV = nRT, उससे मोलों की संख्या हो जाएगी PV/RT। ये 4 सूत्र हैं बेटा जिनमें से हमारे लिए फर्स्ट हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग तो फर्स्ट का होता है बेटा, है ना, क्योंकि पहला जो सूत्र है दिया गया भार बटे मोलर भार, ये आपका ठोस, द्रव और गैस आप सभी के ऊपर लगा सकते हो, है ना। दूसरा जो सूत्र है ये भी हम सभी के ऊपर लगा सकते हैं बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस के ऊपर, परंतु इसका प्रयोग थोड़ा सा कम ही होता है, ठीक है ना। तीसरा सूत्र भी महत्वपूर्ण है बेटा, परंतु ये केवल जलीय विलयनों के लिए, जब हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन हो जाते हैं ना, तो जब हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन, आप छोटी छोटी है ना इंग्लिश में सुन लेना बेटा, और आपको मैं हिंदी में बोल ही रहा हूँ, लिखना हो तो आप हिंदी में लिखिए जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन तभी होगा, ठीक है। जैसे हमारा आयनिक साम्य में हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब जलीय विलयन आ जाएंगे तब हमें ज़रूरत पड़ेगी मोलरता इंटू आयतन। इनफैक्ट मोल कॉन्सेप्ट में ही हम सांद्रता पद पढ़ते हैं, तब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा चौथा सूत्र, तो ये केवल और केवल आदर्श गैस के लिए लगता है ना। आइडियल गैस आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कुछ मैं भी हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है बेटा कि मुझे हिंदी नहीं आती है, तभी हमने इस कोर्स को लॉन्च करा है आपके लिए, और बेस्ट कोर्स रहेगा आपके लिए, अभी से आप इतना विश्वास रखें अपने अंदर। तो ये है बेटा, ठीक है। अब ये 4 सूत्र हमें याद होना कंपलसरी है बेटा, क्योंकि इन्हीं से पूरा जो रसायन शास्त्र है हमारा, इनफैक्ट भौतिक रसायन बोले हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना, वो पूरा इन सूत्रों के ऊपर निर्भर करेगा। मोल तो हमें हर बार निकालने ही पड़ेंगे, बार निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा मोलर मास की, है ना, मोलर मास, जिसे मोलर भार, कैपिटल M इज अवर मोलर मास, ठीक है, जिसे हम मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मोलर को मोलर ही बोलते हैं ना, मास को आप भार बोलो या द्रव्यमान बोलो। ये क्या होता है बेटा,
है ना। तो इसकी जो परिभाषा है, जैसे आगे हमें बार बार मोलर शब्द यूज़ करना पड़ेगा, मोलर आयतन, मोलर हीट कैपेसिटी, तो इस तरह के टर्म्स आएंगे। मोलर आते ही वो हमेशा कितने मोल के लिए हो जाता है बेटा, 1 मोल। तो मोलर भार का आपको यही मतलब लिखना है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल के भार को, है ना, किसी भी पदार्थ के 1 मोल के भार को उसका मोलर भार कहा जाता है ना। किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो बेटा, वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमने उसका 1 मोल लिया है तो उसके 1 मोल के भार को हम उसका मोलर भार कहते हैं। उसके 1 मोल के भार को हम लोग उसका मोलर भार कहते हैं। ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए और ज़रूरी है बेटा, याद रखना छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है जी। अब इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बेटा आपसे, तो आपको ग्राम एटम, है ना, मतलब ग्राम परमाणु, ठीक है जी, ग्राम अणु, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें बच्चा कंफ्यूज होता है बेटा। और ग्राम आयन, अगर ऐसे शब्द मिल जाए क्वेश्चन में, ग्राम आयन, है ना, तो ये तीनों के तीनों ही आपके किसको दर्शाते हैं बेटा, मोल को। ये तीनों के तीनों ही किसको दर्शाते हैं, मोल को, है ना। हाँ, आजकल इनका प्रयोग थोड़ा सा कम होता है, आजकल हम सिंपली मोल बोल देते हैं, बट हमारा उद्देश्य क्या है बेटा कि हम एक एक टर्म को समझ लें। तो ग्राम परमाणु बोला जाए, ग्राम अणु बोला जाए, ग्राम आयन बोला जाए, इनडायरेक्टली वो आपको जो बताता है मोल बताता है ना। इनडायरेक्टली वो आपको क्या बताता है बच्चा, मोल बताता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। तो हम आगे बढ़ें बेटा। अब अगर हम सबसे पहले थोड़ी सी बात परमाणु के बारे में करते हैं, फिर अणु के बारे में करते हैं, फिर थोड़ी सी बात हम आयन के बारे में करें। तो आइए अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, परमाणु, है ना, एटम। कि आखिर एटम क्या है, क्या भला है ये एटम, परमाणु, है ना। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो एटम के बारे में आपको यही परिभाषा है इसकी बेटा, लिखना भी है ना। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब हो सकने वाले मतलब कार्बन है बेटा, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। परंतु नहीं होने वाले, जैसे फास्फोरस बोलें तो ये आपका P4 के फॉर्म में होता है। आयोडीन बोलें तो बेटा I2 होता है, ठीक है। या ऑक्सीजन बोलें तो हमेशा O2, बच्चों की गंदी आदत होती है ऑक्सीजन जहाँ पर भी आता है वो O ले लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में होगा। और इसके लिए हमें पूरी आवर्त सारणी, जितने भी उसमें तत्व हैं 118 तत्व हमें पता होना चाहिए, उनकी भौतिक अवस्था भी पता होना चाहिए, कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, ये सब भी हमें पता होना चाहिए बेटा। और साथ ही साथ वो किस रूप में पाए जाते हैं ये भी हमें पता होना आवश्यक है। और आई होप ये आप, है ना, अकार्बनिक रसायन में बात भी करोगे, ठीक है ना। तो ये होता है परमाणु। अब परमाणु के लिए बेटा हमारे पास 3 तरह के पद आते हैं जो हमें केवल सुन लेना है, ध्यान रखना है, कहीं पे इनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम एक एक चीज़ आपको सुना के जरूर जाएंगे ना। परमाणुओं के लिए 3 पद होते हैं बेटा, एक राम होता है ना, सापेक्षिक परमाणु भार, एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, आप, है ना, आराम लिख के ब्रैकेट में आप रिलेटिव एटॉमिक मास, और आपको अगर हिंदी में लिखना है तो सापेक्षिक परमाणु भार। मैं आपसे इतना निवेदन जरूर करूंगा बेटा, जिस टर्म का आपको अंग्रेजी का मीनिंग पता पड़ जाए और समझ में आ जाए उन्हें फिर इंग्लिश में लिखो, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी, थोड़ी थोड़ी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा कोर्स हिंदी मीडियम में, आपकी मर्जी है। थोड़ा थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि हमारा सपना है IIT के अंदर जाना, है ना, IIT से डिग्री लेना। तो वहाँ पर बेटा अगर हम थोड़ी थोड़ी सी अभी से प्रैक्टिस करते चलेंगे इंग्लिश, तो वहाँ पर हमारी तकलीफ़ें कम होंगी, है ना, क्योंकि वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही मिलेगा बेटा। मैं खुद बीटेक करा हुआ हूँ IIT खड़गपुर से, और मैं खुद भी हिंदी मीडियम माध्यम का ही छात्र था। 12वीं तक मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ बेटा, बट जब मुझे IIT का जुनून आ गया कि नहीं यार IIT में तो जाना है, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं IIT में ही जाऊँगा, मैं लोकल कॉलेज से इंजीनियरिंग नहीं करूँगा। तो फिर मैंने बेटा अपनी इंग्लिश बुक्स धीरे धीरे करके पढ़ना चालू करी, है ना। आपके पास समय की कमी है तो मैं ये आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप पहले इंग्लिश में ध्यान देना चालू करें, नहीं। मैं बस इतनी ही सी बातें करूँगा कि जो चीज़ें हमें क्लास में समझ में आती जा रही उतनी हम आपको, जो अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा वो सिर्फ हिंदी में ही हम आपके लिए लेके आएँ, क्योंकि ये हिंदी मीडियम का कोर्स है। बट थोड़ा थोड़ा समझते चलें, बस इतना सा निवेदन है ना। तो RM इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास, सापेक्षिक परमाणु भार, ठीक है। एक होता है बेटा AM परमाणु भार, और दूसरा होता है बेटा GM ग्राम एटॉमिक मास, मतलब ग्राम परमाणु भार, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 तरह के हैं, है ना। एक है आपका सापेक्षिक परमाणु भार, एक है परमाणु भार, और एक है ग्राम परमाणु भार, है ना। तीनों की बस
परिभाषाओं में थोड़ा सा अंतर है, बाकी कुछ नहीं है बेटा, है ना। आरएएम की परिभाषा अगर लिखनी है तो ये सापेक्षिक है। अब किसके सापेक्ष में लेते हैं बेटा इसे हम लोग, अभी मैंने बोल दिया कि आईयूपीएससी ने जो मानक माना है वो C12 को माना है, C12 कार्बन के C12 समस्थानिक को मानक माना है, ठीक है। तो आपके लिए आरएएम की अगर आप परिभाषा लिखोगे तो आरएएम होता है बेटा किसी भी पदार्थ के एक परमाणु का भार और कार्बन के एक परमाणु के भार के 1/12 भाग का अनुपात अगर हम लोग ले लें, रेशो ले लें बेटा, तो वो जो आता है वो उसका क्या कहलाता है, सापेक्षिक परमाणु भार, है ना। आप परिभाषा लिखना चाहें जो जल्दी से लिख लें बेटा, किसी भी पदार्थ के एक परमाणु के भार तथा किसी भी पदार्थ के एक परमाणु के भार तथा, है ना, तथा कार्बन के एक परमाणु के भार के 12वें भाग के अनुपात को सापेक्षिक परमाणु भार कहते हैं, है ना। किसी भी पदार्थ के एक परमाणु का भार तथा कार्बन C12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 12वें भाग का अनुपात सापेक्षिक परमाणु भार कहलाता है। बस इतनी सी इसकी परिभाषा है बच्चों। अब परमाणु भार क्या होता है, परमाणु भार में तो बस इतना ही लिखना बेटा, किसी भी पदार्थ के एक परमाणु का भार, है ना। दूसरी परिभाषा एएम में बस आपको इतना ही लिखना है, किसी भी पदार्थ के एक परमाणु का भार। और जीएम में क्या लिखना है बच्चा हमें, किसी भी पदार्थ के 1 मोल परमाणुओं का भार, है ना। किसी भी पदार्थ के 1 मोल परमाणुओं का भार, किसी भी पदार्थ के 1 मोल परमाणुओं का भार। बस ये तीनों परिभाषाएं अलग अलग है बेटा, ठीक है जी। अब इनमें जो अंतर है बेटा, तीनों का आंकिक मान समान होता है, तीनों का ही आंकिक मान समान होता है, अंतर होता है बेटा इकाई में, ठीक ना। अब किसी भी पदार्थ के परमाणु का भार किसकी वजह से होगा, ठीक ना। परमाणु में क्या क्या उपस्थित होते हैं बेटा, अगर मैं आपको एक झोला दे दूं और झोले में अगर मैंने आलू भर दिए, मान लीजिए 100 आलू भर दिए, सभी एक समान है, सभी का द्रव्यमान समान है, तो अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि इसका भार कितना है, तो आप क्या करोगे बेटा, आप बोलोगे आलूओं का भार है, बस 100 आलू हैं और एक आलू का भार मान लीजिए 50 ग्राम है, तो आप बोलोगे 5 किलो आलू हैं इसमें, ठीक है ना। ठीक है जी, झोले का भार तो हम नगण्य मान लेते हैं, ठीक है जी, हल्का सा ही होता है झोला, या प्लास्टिक की पन्नी में ले आए बेटा, वो तो बिल्कुल ही हल्की होती है। तो अब अगर मैं बात करूं आपसे परमाणु में क्या क्या उपस्थित होते हैं, परमाणु में बेटा आपके उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, पता ही होगा सभी को। और उसमें ये भी पता होगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के भार की तुलना में नगण्य होता है, वो, है ना। इलेक्ट्रॉन का भार जो होता है वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की भार की तुलना में नगण्य होता है। इस वजह से हम जो परमाणु का भार होता है बेटा वो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से लेते हैं। तो इनडायरेक्टली बेटा परमाणु भार जो होता है वो उसमें उपस्थित न्यूक्लियॉनों की संख्या के बराबर होता है। परमाणु भार जो होता है वो उसमें उपस्थित न्यूक्लियॉनों की संख्या के बराबर होता है। अगर हम हमारे परमाणु का रिप्रेजेंटेशन, निरूपण करें, तो आप सभी को पता होगा कि हम हमारे परमाणु को ZXA के फॉर्म में डिनोट करते हैं, ZXA, है ना। अब इसमें क्या क्या है, Z क्या है बेटा, उसका परमाणु क्रमांक, दैट इज एटॉमिक नंबर, आप हिंदी में लिख सकते हो, मैंने हिंदी में बोल दिया, है ना। A क्या है बेटा, उसका मास नंबर, मतलब द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और X क्या है बेटा, उसका सिंबल, आप प्रतीक बोल दो जिसे, तो ये हमें सभी को पता होगा, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मुझसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या बोले तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है बच्चों, और वो किसके बराबर होती है बेटा, Z के। और A जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है ना, A जो द्रव्यमान संख्या है बच्चों वो क्या है, वो है आपका क्या बेटा, न्यूक्लियॉनों की संख्या, मतलब प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो अगर हमसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा तो न्यूट्रॉन की संख्या हो गई कितना बेटा, A माइनस Z, ठीक है। आई होप ये सभी को पता होगा बेटा, बट हम एक एक चीज़ आपको बताते हुए भी चलें। तो अब अगर मैं आपसे, प्रोटॉन आपके पास Z है बेटा, न्यूट्रॉन A माइनस Z है, ठीक है, और दोनों का भार लगभग समान है, तो टोटल भार कितना हो गया, A ही तो हो गया, दोनों का भार लगभग समान है, तो टोटल भार कितना हो गया बेटा, A। मतलब जो भी हमें प्रतीक दिया जा रहा है बेटा, उसका जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या है, वही उसका भार हो जाता है। तो तीनों का मान, RAM का मान भी A होगा, ठीक ना, AM का मान भी A होगा, मान A होगा। ये क्या हो रहा है बार बार, है ना, हमारे स्मार्ट बोर्ड सेंसिटिव है बेटा, हल्का सा टच हो जाता है ना हाथ तो पेज चेंज कर लेता है, ठीक है। तो तीनों का मान बेटा A ही है, बस फर्क होगा तीनों में, किसमें, इकाई में, है ना। RAM की कोई इकाई नहीं होगी, AM की इकाई होती है जिसे आप AMU बोलते हो। अब सर ये AMU क्या है, बच्चा डरता है इससे, बिल्कुल भी डरना नहीं, मैं बता रहा हूँ। और GM की इकाई जो होती है बेटा वो ग्राम होती है, GM की जो इकाई होती है वो ग्राम होती है, ठीक है जी। आई मेरी इतनी बात समझ में सभी को,
ठीक है जी बच्चों, तो ये तीनों का है ना। अब आपको जो AMU है बेटा, उसमें अगर आपको मतलब पहले चलो अपन AMU को तो अलग से लिख रहे हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल छोटा सा दे दूं बेटा, 8O16 है ना, ऑक्सीजन 8O16 लिया है। तो अगर मैं आपसे इसका राम पूछूंगा तो इसका राम भी आप मुझे 8 बोलोगे, इसका आम पूछूंगा तो वो भी 8 बोलोगे बेटा, और इसका गाम पूछूंगा वो भी 8 बोलोगे। और अंतर मैंने बता दिया कि राम को केवल 8 बोलेंगे बेटा, क्योंकि मेरा पर्पस बताने का, मेरा उद्देश्य क्या है बेटा कि मान लीजिए कभी एक सवाल में आ जाए, अब हम AMU या राम से परिचित नहीं है तो फिर गड़बड़ लगी है ना। बस इकाई इसमें हम बोलेंगे AMU और इसमें हम बोलेंगे बेटा ग्राम। ठीक है जी। अब AMU क्या होता है बेटा, AMU इज एटॉमिक मास यूनिट है ना, आप हिंदी में लिखना परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई। AMU इज परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई, AMU, इससे इसका शॉर्टकट बनता है AMU, परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई। AMU परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई, ये इसका शॉर्टकट है बच्चों, ठीक है ना, ये इसका शॉर्टकट है। आई मेरी बात समझ में, ये क्या होता है बेटा, तो इसकी परिभाषा लिख लें बेटा, C12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 12वें भाग को, C12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 12वें भाग को परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई कहते हैं। C12 समस्थानिक के एक परमाणु के भार के 12वें भाग को, ठीक है ना, परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई कहते हैं। मतलब इनडायरेक्टली बोलें बेटा तो 1 AMU जो होता है, एक AMU क्या हो गया, 1/12 इंटू C12 समस्थानिक के एक परमाणु का भार। ठीक है जी, ये है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में बेटा, वैसे तो मेरी इंग्लिश की भी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट हिंदी की थोड़ी सी अभी इंग्लिश से और बेकार है, क्योंकि काफ़ी सालों से हिंदी बेटा लिखने की प्रैक्टिस छूट गई है। जब मुझे आप लोग है ना के लिए बोला गया कि सर हिंदी मीडियम में भी बच्चे डिमांड कर रहे हैं है ना कि JS सर पढ़ाएं फिजिकल केमिस्ट्री, तो मैंने तुरंत हाँ करी कि कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा बस है ना, राइटिंग वाइटिंग तो आपको लिखना है, मैं तो केवल आपके लिए लिख रहा हूँ, उतना कोऑपरेट करिएगा, वैसे समझ में सब आएगा बेटा, खूब बढ़िया। और अभी तो हम आपको खूब शॉर्टकट्स, खूब टेक्निक्स बताएंगे। 1/12, अब C12 समस्थानिक के जब एक परमाणु का भार निकाला गया बेटा, तो ये 12/Na होता है ना। और ये आपको इन जनरल याद भी रखना है बेटा। एक अपनी छोटी डायरी टाइप्स की बना ले बेटा, एक तो नोट्स कॉपी बनाए, एक छोटी डायरी टाइप्स की बना ले, साथ में रखें, क्योंकि आप तो ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, जिसमें जो जो मैं शॉर्टकट बताते चल रहा हूँ वो लिखते चले, है ना। जो जो शॉर्टकट, जैसे पहला शॉर्टकट आपका ये आ गया बेटा, कभी भी एक परमाणु का भार बोला जा रहा है तो देखो C12 का मतलब क्या है, उसकी द्रव्यमान संख्या है 12, मैंने कुछ नहीं करा, बस उसको Na से भाग दे दिया। तो अगर मैं कभी आपसे ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार पूछूंगा, क्योंकि आगे हमें इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी बेटा, और बच्चे इनमें गड़बड़ कर देते हैं, तो अगर मैं आपसे ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार पूछूंगा तो 16/Na कर दोगे। अगर मैं आपसे ठीक है ना मैग्नीशियम के एक परमाणु का भार बोलूंगा तो मैग्नीशियम का 24 होता है बेटा द्रव्यमान संख्या, तो 24/Na कर दोगे। तो ये पहला शॉर्टकट है जिसे आपको याद रखना है, और जिसमें आपको कुछ भी भूलने की ज़रूरत नहीं है। क्या मेरी बात आ रही है सभी को समझ में? ठीक है जी बच्चों, तो ये अगर आपको समझ में आता जा रहा है बच्चों, तो बस ये हमें कहानी देखो। अब यहाँ से कहानी क्या हो गया बेटा, ये कैंसिल हो गया। मतलब 1 AMU जिसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है, 1 AMU जिसकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ने वाली है बेटा, वो बेसिकली 1/Na होता है। ठीक है ना। अब अगर आप इसे और ग्राम में लिखते हो बेटा, तो Na का मान हमें पता है 6.023 × 10⁻23। जब आप इसे रेसिप्रोकल लेते हो तो 1.67 × 10⁻24 ग्राम, यहाँ किलोग्राम में बोलेंगे तो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये है आपकी कहानी। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी आपसे बोला कि एक शॉर्ट नोट्स वाली चीज़ें लिखते चले, तो अब जैसे मैं आपको अपनी JHT है ना, आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं सुना है, JHT जरा हट के ट्रिक्स वो बीच बीच में चलाते चलूँगा, मैं आपको बताते चलूँगा, है ना। क्वेश्चंस करते वक्त बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते वक्त मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊँगा। जैसे है ना, कहीं पर भी 0.33 आ जाए बेटा, तो आप उसे 1/3 लिया करो। 0.67 आ रहा है तो आप उसे 2/3 लिया करो, ऐसे ये जरूर ध्यान रखना, है ना। 0.25 आ रहा है तो 1/4, क्योंकि 0.75 आ रहा है तो 3/4, क्योंकि आपको भी पता है बेटा 0.33 से मल्टीप्लाई करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट अगर हमने उसे 1/3 ले लिया तो जल्दी हो जाएगा, है ना। अब जैसे 1.33 आ गया, तो 1.33 आ गया तो
इसको हम 1 + 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 1 + 0.33 और 0.33 को 1/3, तो हम इसे क्या ले लेंगे बेटा 4/3। ये आप धीरे धीरे करके सीखते चलोगे बेटा, फॉलो करते चलोगे तो आप देखिए कितना मजा आएगा। और अगर 1.67 आ गया तो 1 + 0.67 मतलब हम इसे 5/3, तो ये देखिए सामने आ भी चुका है बेटा 1.67। तो कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़े ना कहीं पर गुणा करने की, तो हम बजाय 1.67 के हम उसे 5/3 लिख लें, तो हो सकता है हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी बच्चा, बच जाएगी। ठीक है जी, तो अब हमें ये सब चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। अब जल्दी से हम एक सवाल भी देख लें। पहले मैं 2 सूत्र बता दूँ बेटा। नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम मतलब ग्राम परमाणुओं की संख्या, वो जो होती है बेटा वो उसका दिया गया भार बटे, है ना, बटे ग्राम परमाणु भार। अब ध्यान देना बेटा, ग्राम परमाणु भार हो, अभी हमारा आगे ग्राम अणु भार भी आएगा। ग्राम परमाणु भार हो, ग्राम अणु भार हो। ग्राम परमाणु भार मतलब ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम अणु भार मतलब GMM ग्राम मोलिकुलर मास, या ग्राम आयनिक भार GIM। इन सब का मतलब मोलर भारी होता है। इन सब का मतलब बच्चों मोलर भारी होता है, क्योंकि ये सब टर्म्स ऐसी है ना बेटा कि बच्चों को क्या होता है कि पता ही नहीं होता, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, जबकि है सिंपल सिंपल। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम हो गया हमारा दिया गया भार बटे क्या, ग्राम अणु भार। ठीक है, यह है नंबर ऑफ ग्राम एटम का सूत्र। और अगर हमसे कभी नंबर ऑफ एटम पूछे बेटा, है ना, ये बच्चे ग्राम परमाणु में कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्राम परमाणु मोल है बेटा, और परमाणु अगर पूछ रहा है तो जो भी आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाले हैं, जो भी आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाले हैं, बस उसको किससे गुणा कर दो बेटा, Na से। जो भी आपने नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाले हैं बच्चों, उसको किससे गुणा कर दो बेटा, Na से। कहानी खत्म आपकी। क्या मेरी बात आई सभी को समझ में? एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लूँ, फिर हम अणु पर आए बेटा और आयन पर आए, है ना। अब देखो छोटा सा एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ बेटा मैं आपका, कि अगर हमसे बोल रहा है बेटा कि हमारे पास 2.3 ग्राम सोडियम है ना। आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हो कि 2.3 ग्राम सोडियम में अणुओं की संख्या बताओ, सॉरी परमाणुओं की संख्या बताओ, है ना। तो ये तो अणु तो है ही नहीं, गलती से अणु बोल दिया। 2.3 ग्राम सोडियम में अणुओं की, परमाणुओं की संख्या बताओ। थोड़ा भावना में बह रहा हूँ। तो हमारा काम क्या है बेटा, हम कोशिश करेंगे और उसे करना ही है कि हम हर सवाल को एक लाइन में करें, है ना। हमें इस तरह के सवाल बेटा अगर आप किसी बुक में देखोगे तो खूब लेंदी होते हैं, हमें तो एक लाइन में करना है। और एक लाइन क्या है बेटा, हमने 2.3 को पहले उसका ग्राम परमाणु भार, जिसे हम मोलर भार भी बोलते हैं, मतलब 23 से भाग दे दिया बेटा। ये हो गए ग्राम परमाणुओं की संख्या, ये हो गई क्या बेटा, ग्राम परमाणुओं की संख्या, और इनटू हमने इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 0.1 Na, खत्म। अब अगर नीचे उत्तर बेटा संख्या में है तो Na को 6 × 10⁻23 लिखा, तो ये 6 × 10⁻, क्या हो जाएगा आपका 22, है ना। ये हो जाएगा 6 × 10⁻, कितना 22, खत्म। ठीक है, तो मैं एक एक सवाल इसलिए कराऊंगा बेटा क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास 2 सेशन है, एक लर्निंग सेशन है और एक प्रॉब्लम सेशन है ना। तो लर्निंग सेशन में मैं केवल आपको फॉर्मूले बताऊंगा, चीज़ें समझाऊंगा, एक एक इलस्ट्रेशन दूंगा, फिर वहाँ हम करेंगे, है ना। अब अगर हम बात करते हैं बेटा औसत परमाणु भार की, अगली चीज़ औसत परमाणु भार, जिसे हम एवरेज, है ना, इंग्लिश में भी मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि आगे से हम इसको शॉर्टकट में लिखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, है ना, AAM, आम, है ना। आप देखो आपके पास राम भी आ गया, RM, आपके पास AM भी आ गया, आपके पास GM भी आ गया, अब आपके पास AAM भी आ गया। तो औसत परमाणु भार क्या होता है, तो औसत परमाणु भार के लिए जल्दी से लिखें बच्चा, क्या कि यह केवल उन पदार्थों के लिए परिभाषित होगा जिनके प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। नहीं, यह केवल उन पदार्थों के लिए परिभाषित होगा, है ना, जिनके प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें बेटा ना, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। क्लोरीन की बात करें तो 2 समस्थानिक होते हैं बेटा, Cl35 और Cl37, ठीक है ना। कार्बन की बात करें तो 2 समस्थानिक C12 और C14। ऑक्सीजन की बात करें बेटा 3, 8O16, 8O17, 8O18। हाँ, कॉमनली हम, ठीक है ना, 8O18 और 16 को ज़्यादा यूज़ करते हैं, 17 कम, बट होते 3 है। तो अब ये क्या बोला है बेटा, अब जैसे मैं क्लोरीन की बात करूं बेटा, अभी मैंने आपसे बोला कि क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, Cl35 और Cl37। आई होप सभी को पता होगा बेटा, समस्थानिक का मतलब जिसमें क्या होता है बेटा, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, आइसोटॉप्स बोलते हैं। मतलब इसलिए मैं नीचे 17 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो ऊपर वाले के लिए भी 17 है, नीचे वाले के लिए भी 17 है। परंतु मैं अगर मैं आपसे क्लोरीन का मोलर भार पूछूं बेटा,
मोलर भार। तो क्लोरीन के एक परमाणु का जो मोलर भार है वो है ना, एक मोल परमाणुओं का जो भार है वो 35.5 है बेटा, जो दोनों के बीच में। इसी को हम औसत परमाणु भार बुलाते हैं। इसी को हम क्या बुलाते हैं बेटा? औसत परमाणु भार। और किसी भी पदार्थ का औसत परमाणु भार जो होगा बेटा, मैं आपको JHT जो जरा हट के ट्रिक्स हैं वो बीच बीच में बताते चलूँगा, है ना। ये मेरा रूल ही है बेटा, मैं खूब शॉर्टकट बताऊँगा आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में, तो आपको खूब मज़ा आएगा मेरे साथ। तो उसमें क्या होता है बच्चा, वो आपको ध्यान रखना है कि AAM की जो मान है बेटा, AAM का जो मान है वो मिनिमम वाला मोलर मास और जो मैक्सिमम वाला है हमेशा उनके बीच में आएगा। मतलब मैंने आपको है ना, अगर मैंने कभी आपको एक का 40 दे दिया और एक का 60 दे दिया कि कोई पदार्थ A है, उसके दो समस्थानिक, एक 40 और एक 60 है, तो उसका जो औसत परमाणु भार होगा बेटा वो हमेशा 40 और 60 के बीच में नहीं ही आने वाला है, उसके बाहर जाने वाला नहीं, ये ध्यान रखना है ना। अब क्या सूत्र होता है बेटा, ये आखिर आया कैसे? तो बड़ा सिंपल सा सूत्र है बेटा। देखो, मान लीजिए Cl35 का प्रतिशत है ना, Cl35 का प्रतिशत अगर मान लीजिए 60% है, तो ऑब्वियसली दो ही समस्थानिक है बेटा, इसका 60 है तो इसका कितना होगा? 40, ठीक है ना, क्योंकि दो ही समस्थानिक है ना। तो नीचे आता है बेटा सभी समस्थानिकों के प्रतिशतों का योग, जो हमेशा 100 ही होगा। ये तो एवरेज है बेटा, एवरेज कैसे निकालते हो ना, आपको भी पता होगा एवरेज निकालना। एवरेज निकालना तो आपको भी पता होगा कि आज आपने मान लीजिए 8 घंटे पढ़ाई करी, कल आपने बेटा 5 घंटे पढ़ाई करी, तीसरे दिन आपने है ना फिर से 7 घंटे पढ़ाई करी। तो अगर मैं आपसे एवरेज की बात करूंगा तो 8 और 3 11 और 7 18, आप बोलोगे कि मैंने क्या करा बेटा, हर दिन एवरेज 6 घंटे पढ़ाई करी। बस औसत अगर हमें रियल लाइफ में निकालना आता है तो यहाँ पर भी हम औसत निकाल ही सकते हैं बेटा। और बार बार काफ़ी जगह आता है हमें, है ना, मोलरता निकालनी पड़ती है हमें, परमाणु भार तो हमने निकालना सीख लिया, हमें अणु भार भी निकालना पड़ सकता है, ठीक है। आगे जब हम वाष्प दाब की बात करेंगे वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, औसत घनत्व की बात की ज़रूरत पड़ सकती है, एवरेज डेंसिटी, सबका रूल एक जैसा ही है, ठीक है जी। नीचे आपने क्या करा बेटा, 3 दिन पढ़ाई करी तो 1 + 1 + 1 3 कर दिया, ऊपर आपने सबका योग कर दिया। यही कहानी मैं भी कर रहा हूँ बेटा कि कुल परमाणुओं की संख्या है ना, अगर मैं बोल रहा हूँ ये 60% है और ये 40% है, मतलब 100 परमाणु अगर मैं लेता तो 100 परमाणुओं में 60 इसके होते, 40 इसके होते, ठीक है जी। तो नीचे तो आगे कुल परमाणुओं की संख्या, अब ऊपर बेटा इसके 60 परमाणुओं का भार और इसके 40 परमाणुओं का भार निकाल के योग कर दूं। तो इसलिए सूत्र लिखते वक्त तो हमें, समझते वक्त तो हमें हिंदी में समझना बेटा, बट सूत्र तो याद रखना है ना। तो समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप 1 है ना, समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटॉप 1, ठीक है, इनटू क्या बेटा, मोलर मास ऑफ आइसोटॉप 1, ठीक है, सभी का और नीचे 100, ठीक है। जो भी आइसोटॉप है बेटा, जो समस्थानिक है उसका प्रतिशत और इनटू उसके परमाणु भार से आप गुणा कर दो बेटा, ठीक है। ऊपर कुल भार आ जाएगा, नीचे कुल परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। तो अगर हम दोनों को भाग दे देंगे तो हमें एवरेज एटॉमिक मास पता पड़ जाएगा, ठीक है। मैं एक ही एग्जांपल कराऊंगा बेटा, क्योंकि अभी हम प्रॉब्लम सेशन में करने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल क्लोरीन की ही बात करें बेटा, तो क्लोरीन जो होता है बेटा 35%, क्या बोल रहा हूँ, है ना, क्लोरीन होता है कितना बेटा, Cl35 वाले का प्रतिशत आपका 75% है और इसका है 25%। आप चाहें तो क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं कि Cl35 का 75% है ना। क्लोरीन के दो समस्थानिक है, Cl35 तथा Cl37, जिसमें से Cl35 का प्रतिशत 75% है। तो क्लोरीन का औसत परमाणु भार बताओ। मैंने बता तो दिया है बेटा, बट ये आता कहाँ से, उसके लिए मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, 75, ठीक है ना, इसका प्रतिशत इंटू इसका परमाणु भार जो 35 है, ठीक है जी, प्लस ये पहले वाले का समस्थानिक का भार। अब दूसरे वाले के भार निकाले बेटा, है ना। हम टोटल प्रतिशत बोल रहे हैं ना बेटा, प्रतिशत 100 में से बताया जाता है, ठीक है। इस वजह से हम टोटल 100 परमाणु ले रहे हैं। तो 75 परमाणुओं का भार अलग निकाला और अब हमने 25 परमाणुओं का भार अलग निकाला और नीचे कुल परमाणुओं की संख्या जो 100 हो चुकी है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 4, है ना। 35 दिया 105। अब देखो ये भी कैलकुलेशन की ट्रिक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार आपको JHT बताते चलूँगा ना। बच्चा क्या करता है बेटा, यहाँ पर बच्चा क्या करता है, यहाँ पर पूरा गुणा करने बैठ जाता है। हमने पहले 25 से उसे भाग दे दिया, ठीक है, तो जल्दी हो गई कैलकुलेशन। तो 35 दिया 105 और 37 142, और 142 को अगर मैंने 4 से भाग दे दिया तो हमारा 35.5 आ जाएगा। 142 को हमने 4 से भाग दे दिया तो 35.5 आ गया। तो अब इसमें दो तरह के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा आपको, या तो प्रतिशत देकर
आपसे औसत परमाणु भार पूछेगा, या उल्टा भी कर सकता है बेटा, औसत परमाणु भार दे दे और उसके बाद आपसे वो प्रतिशत पूछ ले। आई होप दोनों तरह के क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारा अणु है ना, परमाणु हमने समझ लिया, अब हम बात करते हैं बेटा अणु की। अणु क्या होता है बेटा, ठीक है ना, इसकी भी परिभाषा लिखें जल्दी से। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है ना। परमाणु में हमने बोला था स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है तथा नहीं भी हो सकता है बेटा, जबकि अणु में हम बोलते हैं बेटा किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जो अकेला रह सकता है बेटा, है ना। ठीक है, और अणु हमेशा किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से, है ना। तो साथ ही साथ ये भी लिखना है बेटा कि अणु हमेशा परमाणुओं से मिलकर बनता है। अणु हमेशा क्या होता है बेटा, परमाणुओं से मिलकर बनता है। अणु हमेशा परमाणुओं से मिलकर बनता है, ये हमें चीज़ ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं आपसे, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का एक अणु की बात करूं तो हम क्या बोलेंगे बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक अणु है ये किस किस से मिलकर बना है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का एक अणु जो है वो एक कैल्शियम परमाणु, ठीक है ना, एक कार्बन परमाणु तथा 3 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना है ना। एक कैल्शियम के परमाणु से, एक आपका कार्बन के परमाणु से और 3 किसके परमाणु से, ऑक्सीजन। तो अगर हम तीनों को योग कर दें बेटा, 1 + 1 + 3 दैट इज 5। ये 5 क्या कहलाएगा बेटा, ये 5 कहलाएगा इसकी परमाणविकता, एटोमिसिटी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा परमाणविकता। हिंदी में हम इसे बुलाते हैं परमाणविकता। ठीक है, आप जिसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। किसी भी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणविकता कहलाती है। किसी भी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणविकता कहलाती है। किसी भी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी क्या कहलाती है बेटा, परमाणविकता। ठीक है ना। ठीक, जैसे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और दे दूँ बेटा। ग्लूकोज C6H12O6, तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि ग्लूकोज का जो एक अणु है वो किस किस से मिलकर बना है, वो कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणुओं से मिलकर बना है। मतलब अगर मैं इसकी परमाणविकता पूछूंगा तो 6 + 12 + 6 मतलब कितना बेटा, 24। क्या मेरी बात आ रही सभी के समझ में, है ना। मान लीजिए मैंने आपको NH3 दे दिया, तो NH3 में 1 नाइट्रोजन का परमाणु है, 3 हाइड्रोजन के परमाणु है, तो 1 + 3 इसकी परमाणविकता कितनी हो जाएगी, 4। अब बच्चे इस तरह के क्वेश्चन करने में बेटा खूब ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जबकि इनमें तो किसी तरह की कोई गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा, है ना, ये इस तरह के क्रॉस क्वेश्चन करने में बच्चा सबसे ज़्यादा मिस्टेक करता है, और मोल में सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को यहीं पर होती है बेटा, अणु परमाणु आयंस में। बाकी तो मोल समझ लेता है बच्चा। देखो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक परमाणु में आपके पास कार्बन के कितने अणु, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु हैं, तो आप क्या बोलोगे बेटा, आप बोलोगे एक अणु में कार्बन के 12 परमाणु है ना। आप बोलोगे एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु हैं बेटा, 12। सही है। अब अगर मैं आपसे बेटा 2 अणु दे दूं तो 2 अणु में कार्बन के कितने परमाणु होंगे, 24। केवल 2 से गुणा कर दिया बेटा। 5 में कितने होंगे, तो 5 × 12 60 हो गए। सही है। अब अगर मैं उल्टा बोलूँ बेटा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास हाइड्रोजन के 120 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 120 परमाणु हैं, तो बताओ ग्लूकोज के कितने अणु होंगे। तो आप क्या करोगे बेटा, अब उल्टे आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, है ना। 120 परमाणु हैं बेटा, एक अणु में 10 थे, तो 120 होने के लिए कितने अणु लेने पड़ेंगे, 10। तो ये जो उल्टा सीधा करना है ना बेटा, बच्चा उसमें गड़बड़ कर देता है ना। 24 इसकी टोटल परमाणविकता है, परंतु अगर वो मुझसे कार्बन के सापेक्ष परमाणविकता पूछेगा तो मैं 6 बोलूँगा, हाइड्रोजन के सापेक्ष परमाणविकता पूछेगा तो मैं 12 बोलूँगा, और ऑक्सीजन के सापेक्ष परमाणविकता पूछेगा तो मैं 6 बोलूँगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, तो अब इधर हमने अणु क्या होता है, परमाणविकता क्या होती है, समझ लिया बेटा। इसमें भी हमारे पास इसमें दो टर्म होती है बेटा, है ना। एक मोलिकुलर मास होता है और एक ग्राम मोलिकुलर मास, MM और GMM। मोलिकुलर मास मतलब किसी भी पदार्थ के एक अणु का भार, और GMM मतलब किसी भी पदार्थ के 1 मोल अणुओं का भार। दोनों में अंतर इतना ही है बेटा कि एक की इकाई AMU होगी, एक की इकाई ग्राम होगी। ठीक है ना। जैसे मैं एग्जांपल लूँ बेटा CO2। अब CO2 एग्जांपल लेता हूँ, तो अगर मैं इसका आपसे अणु भार पूछूंगा, अणु भार, तो एक कार्बन का परमाणु है 12 और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं, है ना। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, 16 दूना 32 और 12, आप इसे 44 AMU बोलोगे। ठीक है। परंतु मैं इसका ग्राम मोलर मास, जिसको हम मोलर भार भी बोलते हैं, ग्राम अणु भार,
ग्राम अणु भार, ग्राम परमाणु भार, ग्राम आयनिक भार मैंने बोल दिया है, सब मोलर भार हैं। उसका भी मान उतना ही रहेगा बेटा 44, बस वो ग्राम में हो जाएगा। और इससे आप 44 AMU है, इससे आप 44/Na ग्राम भी लिख सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ बेटा कि क्या बता चुका हूँ कि 1 AMU का मतलब होता है 1/Na ग्राम। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं बेटा छोटे छोटे, जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि हमसे बोल रहा है बेटा कि हमारे पास 50 ग्राम CaCO3 है। आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हो 50 ग्राम CaCO3 में उपस्थित अणुओं की संख्या तथा कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बताइए। 50 ग्राम CaCO3 में उपस्थित है ना अणुओं की संख्या तथा कैल्शियम, कार्बन व ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी बताइए। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, हम एक लाइन में ही करेंगे बेटा, बार बार मैं समझा रहा हूँ। हमें पहले बेटा जब भी हमसे परमाणु अणुओं की संख्या पूछी जाए, हमें सबसे पहले मोल ही निकालने पड़ेंगे। तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, पहला वाला सूत्र लगेगा, दिए गए भार को हमने है ना मोलर भार CaCO3 का मोलर भार कितना होगा बेटा, 1 कैल्शियम 40, 1 कार्बन 12 और 3 ऑक्सीजन 48, जोड़ा तो 100, सबको याद भी होगा, इनटू बस इनटू ये मोल हो गया बेटा। हम क्योंकि एक लाइन में सवाल करेंगे, इनटू Na कर दें तो हम बोलेंगे बेटा Na/2 हमारे क्या है बेटा, अणु है, ये अणुओं की संख्या होगी Na/2। ठीक है, अब अगर हमसे बोल रहा है कैल्शियम के परमाणु बताओ, है ना, ऑक्सीजन के अलग बताओ, कार्बन के अलग बताओ, तो कुछ नहीं करना बेटा, कैल्शियम की परमाणुिकता 1 है, तो जितने भी अणु हैं, अभी मैंने आपसे इसलिए छोटा सा क्वेश्चन बोला था, इसका एक अणु मतलब कार्बन के 6 परमाणु, तो 2 अणु होते तो 12 होते, तो यहाँ पर कैल्शियम की परमाणुिकता 1 है, तो जितने अणु हैं उतने ही कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या, तो Na/2 कैल्शियम के परमाणु है ना, उतना आप लिख लेना। कार्बन बोलूँगा बेटा तो कार्बन का भी परमाणुिकता 1 ही है, तो कार्बन के भी उतने। बट ऑक्सीजन की बात करूँगा बेटा तो ऑक्सीजन की परमाणुिकता 3 है, इसलिए ये हो जाएगा 3Na/2 कार्बन के ऑक्सीजन के परमाणु, है ना, इसको आप सही लिख लो बोले, ये ऑक्सीजन है बेटा, 3Na/2 ऑक्सीजन के परमाणु। हाँ, कुल परमाणुओं की संख्या बोलता है बेटा तो हम सबको जोड़ देते हैं, है ना। अगर वो अलग अलग पूछ रहा है कि कैल्शियम के परमाणु अलग बताओ, कार्बन के अलग बताओ, ऑक्सीजन के अलग बताओ, तो अलग है। अदरवाइज वो एक साथ बोल रहा है बेटा तो तीनों को जोड़ दो, है ना, कि कुल परमाणुओं की संख्या बताओ, तो हम बोलेंगे 5Na/2, ठीक है ना। और उसके लिए फिर हमें अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है बेटा, हमें इसकी परमाणुिकता पता है कि इसकी परमाणुिकता कितनी है, 5। जितने भी अणु हैं बेटा सीधे उसको 5 से गुणा कर दो। ये तो अलग अलग मैंने इसलिए लिखा है कि भैया अलग अलग पूछे तो हमें अलग अलग भी निकालते आना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है। अब वो चाहे बेटा तो सीधा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो कि 50 ग्राम CaCO3 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, है ना। 50 ग्राम CaCO3 में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। तो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा बेटा, कैसे करेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी पूछ रहा है बेटा, तो पहले आपको मोल इंटू Na मतलब अणु तक तो आना ही पड़ेगा। अणु से ही हमें मतलब हमारा फ्लो चार्ट हमारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए बेटा। भार से पहले मोल निकलेंगे, मोल से अणु निकलेंगे, उसी से फिर, क्योंकि अणु के अंदर ही परमाणु या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें बेटा, हम इसके एक अणु CaCO3 के एक अणु में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें। अब चूंकि यहाँ पे तो सब बराबर है बेटा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है कि हम कैल्शियम को 20Ca40 ही लेते हैं। कार्बन जब तक कुछ ना बोला जाए 6012 होगा। ऑक्सीजन आपका साइड में लिख दे रहा हूँ बेटा, सब नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा, है ना। ये है कार्बन होता है बेटा 6012 और ऑक्सीजन होता है कितना बेटा 8O16, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के लिए बेटा दोनों को माइनस कर दूं तो वो भी 20 हो गए। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6, और दोनों को माइनस करूंगा तो न्यूट्रॉन भी 6। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन भी 8, प्रोटॉन भी 8, और दोनों को माइनस करूंगा तो न्यूट्रॉन भी 8। तो सब में बराबर है, इसलिए तीनों में बराबर ही आएंगे। अब एक कैल्शियम का परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन 20, एक कार्बन का परमाणु मतलब इलेक्ट्रॉन 6, 26। ऑक्सीजन के बेटा 3 परमाणु, एक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन तो 3 में 24, 26 और 24 हो गया कितना आपका 50। तो हमें ये पता पड़ गया बेटा कि एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा 50 है। तो अगर हमारे पास एक अणु में कितना है, तो हमारे पास तो Na/2 अणु है, तो कुल अगर हमसे
कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो 50 इंटू Na/2 कर देंगे हम, मतलब 25 Na, जिसे वो संख्या में भी पूछ सकता है, और संख्या में पूछेगा तो तब आप इसे 6 इंटू 10⁻23 से गुणा करोगे, और 25 इंटू 6 150 होता है बेटा, मतलब 1.5 इंटू 10⁻25, ठीक है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी 1.5 इंटू 10⁻25, प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन भी। अब हो सकता है क्वेश्चन वो दे दे बेटा कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों तथा, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तब आपको तीनों को जोड़ के 4.5 इंटू 10⁻25 करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं बेटा, ठीक है जी, करनी पड़ सकती हैं, इनसे आप फेमिलियर रहें, क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है कि मैं एक एक क्वेश्चन ही आपको बता पाऊँगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी बेटा। आई तो अब अगर जो आपको फ्लो चार्ट चाहिए बेटा, क्योंकि बुक्स में गिवन होता है, फिर आप बोलोगे सर ने नहीं बताया, तो फ्लो चार्ट मैं आपके लिए लिख के दे सकता हूँ, बट ऐसा उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या है फ्लो चार्ट? हमें सबसे पहले बेटा मास दिया रहेगा, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ इसको। मास को हम सबसे पहले किस में बदलेंगे बेटा? मोल्स में, ठीक है ना। कैसे बदलेंगे? दिए गए भार को अणु भार से भाग देकर, ठीक है ना। मोल्स को अब हम किस में बदलेंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। कैसे, है ना, मोल्स को हम किस में बदलेंगे बेटा? मॉलिक्यूल्स में। कैसे बदलेंगे मोल्स को मॉलिक्यूल्स में? थोड़ा सा मेरा, ठीक है, फॉन्ट साइज सही कर लेता हूँ। मोल्स को हमने मॉलिक्यूल्स में बदला कैसे? जो हमारे पास मोलों की संख्या आई थी बेटा, उसको हमने Na से गुणा कर दिया, तो ये हो गया मतलब अणु। और अणु को अब हम बदलते हैं किस में बेटा? परमाणु में, मतलब एटम्स में। ये कैसे बदलेंगे बेटा? जो भी हमारे पास अणु आए थे, है ना, इनको हमने किससे गुणा कर दिया बेटा? उसकी एटॉमिसिटी से, ठीक है, आगे समझ में। और अणु को ही हम किस में बदलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, ठीक है। कैसे? एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या से गुणा करके, है ना। तो W/m इंटू Na अणु थे, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। तो ये फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। और मैंने आधा एरो इसलिए लगाया है क्योंकि ये आगे पीछे दोनों हो सकता है। अब उल्टा भी हो सकता है बेटा कि परमाणु दे दे और द्रव्यमान पूछ ले, तो हमें कुछ नहीं करना बेटा। हमें क्या करना है बेटा? जो हमने आगे जाते वक्त गुणा करा था वो पीछे जाते वक्त भाग देगा। तो अब मैं इसको शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ बेटा कि जो आपके पास एटम्स थे, चलो शॉर्टकट क्या पूरा ही लिख देते हैं, है ना। चलो इसके लिए हम एक काम और करते हैं बेटा कि हम अलग पेन यूज़ कर लेते हैं, आपको अलग अलग दिखे। जो हमारे पास परमाणुओं की संख्या दी थी बेटा, उसको हमने पहले एटॉमिसिटी से भाग दे दिया, तो हमारे पास अणु आ गए, ठीक है। मैं इससे भी शॉर्टकट बता रहा हूँ बेटा, पहले बस ये फ्लो चार्ट आपको बताना जरूरी है। अब अणु से अगर मोल में जाना हो तो क्या करेंगे बेटा? जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे उनको हमने Na से भाग दे दिया। रूल बस इतना है बेटा कि अग्र दिशा में जाते वक्त आपने जिस संख्या से गुणा करा है, पश्चिम दिशा में जाते वक्त आप उस संख्या से भाग दोगे, ठीक है। और अब मोल्स को मास में बदलना हो तो क्या करोगे बेटा? आप मोल्स जितने भी हैं उसको मोलर मास से गुणा कर दो, ठीक है। और यही कहानी इसमें भी उल्टा हो सकती है, ठीक है, डिवाइड करके। बट ये फ्लो चार्ट बेटा आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया है, इसका यूज़ हम न करें तो अच्छा रहेगा, है ना सर। ये क्या है? क्यों? हम तो एक लाइन में करेंगे क्वेश्चन। कैसे करते हैं सर एक लाइन में क्वेश्चन? आइए मैं बताता हूँ। अगर मैं आपको उल्टा क्वेश्चन दे देता हूँ बेटा, है ना, एक क्वेश्चन छोटा सा लिखिए कि SO3 के एक प्रतिदर्श में, SO3 के एक प्रतिदर्श में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1.2 इंटू 10⁻24 है ना। SO3 के एक प्रतिदर्श, है ना, प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है बेटा? सैंपल। हमने SO3 का एक सैंपल लिया है और उसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ना, आप लैंग्वेज पूरी लिखना, मैं बस इतना ही छोड़ रहा हूँ। SO3 के एक प्रतिदर्श में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1.2 इंटू 10⁻24 है, तो SO3 का भार बताइए। तो SO3 का भार बताइए। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बेटा, जेईई मेंस में तो बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है। हमें कुछ नहीं करना बेटा, मैं आपको एक ही रूल बोलूँगा कि आप हमेशा अग्र दिशा से ही चले, पश्चिम दिशा में हमेशा देखो बेटा। मैंने एक चीज़ देखी है बच्चों को, ये आपको भी रियल लाइफ से भी पता होगा कि हमें बैक जाने में, उल्टा जाने में दिक्कत आती है ना। बाइक हो या
साइकिल हो वो तो बेटा हम तुरंत यू टर्न ले लेते हैं, बट कार को यू टर्न लेने के लिए या बैक करने के लिए में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो हम, है ना, इसलिए हम क्या करें बेटा, हम बैक कम से कम करते हैं कार को। मैं घर से ऑफिस तो सीधे डायरेक्शन में चल के आया हूँ, अब ऑफिस से घर बेटा ऐसा ना कि पूरी कार उल्टी लेते हुए जाऊँगा, मैं वापस उसको यू टर्न लेके अग्र दिशा में ही जाऊँगा। तो आप भी एक रूल बना लो बेटा, अग्र दिशा से चलना है। क्या, बिल्कुल सिंपल है, आप शुरू में ही मान लो उसका, है ना, आप शुरू में मान लो कि उसका भार W है, तो भार W है, SO3 का अणु भार होता है 80, मैंने इससे भाग दिया, ये क्या हो गया मोल। चूंकि ये संख्या है बेटा इसलिए मैंने इसे 6 × 10⁻23 से भी गुणा करा, ये क्या हो गया बेटा अणु। अपने आप से पूछ के सवाल करो। और इंटू, चूंकि ऑक्सीजन की बात करिए बेटा तो ऑक्सीजन की परमाणुविकता 3 है, इंटू 3 करते ही ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या हो गई, यहाँ से ये ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है, तो हमारा काम तो हो गया खत्म बेटा। ठीक है, दोनों को बराबर कर दें, बस इतना ही काम करना था। अब इसे मैंने 12 × 10⁻23 करा, है ना, तो ये कैंसल, ये हो गया बेटा कितना 2। आ रही मेरी बात समझ में? तो हमारे लिए W का मान कितना हो गया, ठीक है, 80 × 2 160/3 ग्राम, ये हो गया। और यही मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा कि अब जो मैं आपको इतने सारे प्रैक्टिस सेशन दूंगा, DPP शीट जो हम करेंगे, उनमें बेटा आप क्वेश्चंस को एक लाइन में करने की आदत डालें, आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। एक लाइन में ही करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए, अब मैं आखिरी बात आपसे कर रहा हूँ बेटा, परमाणु हो गए, अणु हो गए, तीसरी बात मैं आपसे कर रहा हूँ किनकी, आयंस की, है ना। तो आयंस में बेटा कुछ भी नया नहीं है, बस थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है वो बता दूं, और एक रिएक्शन में आज ही बता दूं बेटा कि A+X एक आयन है और B-Y, है ना, दूसरा ऋण, है ना। आयन दो ही तरह के होते हैं बेटा, एक धनायन होता है, एक ऋणायन। तो एक ये धनायन है A+X और B-Y आपका ऋणायन है, इनसे मिलकर बनने वाला लवण बेटा, है ना। आगे हमें हर चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो हमें एक आयनों से यौगिक बनाते आना चाहिए बेटा, और यौगिक को आयनों में तोड़ने भी आना चाहिए। क्या तरीका होता है बेटा, क्रिस क्रॉस रूल होता है ना। क्रिस क्रॉस रूल का मतलब जो ये कोफिशिएंट है बेटा, है ना, हम अलग अलग पेन इसलिए यूज़ कर लेते हैं आपको क्लियर हो, जो इसका आवेश है बेटा वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है और जो इसका आवेश है वो यहाँ पर। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, है ना। यहाँ अगर सूत्र डायरेक्ट लिखना हो बेटा तो अपोजिट कर दोगे, AY हो जाएगा और BX हो जाएगा। ये ऐसा क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि कोई यौगिक बनते वक्त जो ये उदासीन है, तो जितना धनावेश होना चाहिए उतना ऋणावेश। अगर एक A के ऊपर X इकाई का धनावेश है तो Y के ऊपर हो गया XY इकाई का धनावेश, है ना। इधर से एक B के ऊपर ऋणावेश Y इकाई का है तो X के ऊपर XY यूनिट का XY इकाई का ऋणावेश हो गया है, ठीक है जी। तो आप देख लीजिए जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, बराबर हो गया। तो इधर भी न्यूट्रल उधर भी न्यूट्रल। अब ये सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बेटा, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब इसमें आप बार बार गड़बड़ करोगे तो उसका फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हमें यौगिक से, है ना, हमें यौगिक को आयनों में तोड़ते भी आना चाहिए और हमें आयनों से यौगिक बनाते भी आना चाहिए। ये दोनों हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और ये आपको, है ना, खूब सारे चैप्टर्स में, रासायनिक बल गतिकी, विद्युत रसायन, आयनिक साम्य, ठीक है, इतने चैप्टर्स में आपको, है ना, जलीय विलयन जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है सब में ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर बाकी सब चीज़ें हमें क्लियर है बेटा तो हमें कुछ भी दिक्कत नहीं। मान लीजिए अब देखो कैल्शियम फॉस्फेट हमें दिया है, तो कैल्शियम फॉस्फेट है बेटा, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके पास इसके, है ना, 2 ग्राम आयन है। अभी मैंने आपसे बोला बेटा ग्राम आयन मतलब मोल ही है, तो ग्राम आयन को हम 2 मोल्स ऑफ आयन भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें बस मैं आखिरी बार अब बता रहा हूँ, ख़त्म बेटा हमारा, ठीक है ना। आज के सेशन की हम आखिरी चीज़ औसत अणुभार देख के फिर हम हमारा प्रैक्टिस सेशन करते हैं, ठीक है। तो 2 ग्राम आयन मतलब 2 मोल ऑफ आयंस भी होते हैं, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो बेटा कि कैलकुलेट करो, है ना, 2 ग्राम आयन में उपस्थित फॉस्फेट आयनों की संख्या बताओ। 2 ग्राम आयन में उपस्थित, ठीक है ना, फॉस्फेट आयनों की संख्या बताओ। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब वो आपसे संख्या पूछ रहा है मतलब वो आपसे मोल में नहीं पूछ रहा है बेटा, है ना, वो एवोगैड्रो नंबर वाला पूछ रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना बेटा। 2 मोल ऑफ आयन है ना, हमें तोड़ने की भी जरूरत नहीं है बेटा, बट आपके लिए मैं एक बार तोड़ दे रहा हूँ। ये किस किस में टूटेगा, 3 कैल्शियम के आयन में और 2 फॉस्फेट के आयन में, ठीक है जी, ठीक। अब अगर इसके 2 ग्राम आयन है बेटा मतलब 2 मोल है, तो इसका इकाई, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो हम बोलेंगे इसके 6 मोल ऑफ आयन है और इसका 2 × 2 4 मोल ऑफ आयन
है ना। और अब अगर उसने आयनों की संख्या बोली है, अगर वो कैल्शियम आयनों की संख्या पूछता तो मेरा उत्तर हो जाता है बेटा 6Na, ठीक है। और अगर वो फॉस्फेट आयनों की संख्या पूछता तो मेरा आंसर हो जाता 4Na, है ना। एक का 6Na, दूसरे का 4Na। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि हमें ये ज़रूरत नहीं थी, मैंने केवल आपके लिए लिख दिया है कि आपको तो बस 2 ग्राम आयन थे, अगर कैल्शियम पूछता तो 3 से गुणा करते, फॉस्फेट पूछता तो 2 से गुणा करते, ठीक है जी। चलिए, तो आज के सेशन की बेटा मतलब सेशन, हमारा लर्निंग सेशन की हम आखिरी चीज़ जो कर रहे हैं वो है एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास, AMM। आपको हिंदी में लिखना हो तो लिख लो औसत अणु भार। हमने औसत परमाणु भार तो समझ लिया बेटा, अब हम औसत अणु भार को समझेंगे। अब हम औसत अणु भार को समझेंगे कि आखिर ये क्या बला है, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा लिखना कि ये है ना, औसत अणु भार केवल गैसीय मिश्रण के लिए परिभाषित होता है। औसत अणु भार केवल गैसीय मिश्रण के लिए परिभाषित होता है। तो गैसियस मिक्सचर का होना जरूरी है बेटा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, है ना, आप जिस कमरे में पढ़ रहे हैं या मैं जिस कमरे में पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर वायु मतलब हवा उपस्थित है बेटा, और हवा जो है वो काफ़ी सारी गैसेस का एक समांगी मिश्रण होता है, परंतु मुख्य घटक जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, है ना। लगभग हम मान लें अप्रॉक्सीमेटली, अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को ही माने तो 80% नाइट्रोजन होती है बेटा और 20% क्या होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो हमें पता ही है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि इस कमरे से मैंने 1 मोल हवा एक पात्र में ले ली, 1 मोल, अब मैं बोलूं उसका भार बताइए, है ना, आप उसका भार बताइए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, कि भैया क्या वो 28 हो सकता है, तो आप सभी का जवाब होगा नो सर, है ना। क्यों 28 क्यों नहीं हो सकता बेटा? 28 तो नाइट्रोजन का अणुभार है। 28 तब होता जब उस प्रतिदर्श में पूरा 100% नाइट्रोजन होता, बट हमें पता है बेटा कि उसमें 100% नाइट्रोजन नहीं है। अब मैं पूछूं बेटा कि क्या उसका भार जो है वो, अब क्या जो उसका भार है वो कितना हो सकता है, 32, तो आप उसमें भी मना कर दोगे मुझे बेटा, 32 भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? 32 तो तब होता है बेटा जब पूरा 100% क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन। मतलब अगर मैं आपसे वायु का परमाणु भार पूछ रहा हूँ, मतलब वायु का अणुभार पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो वो औसत कहलाएगा बेटा, और वो पक्का है कि 28 और 32 के बीच में आएगा। ये मैं बार बार आपको समझा चुका हूँ, है ना, ये मैं बार बार आपको समझा चुका हूँ, ठीक है जी। तो वो 28 और 32 के बीच में आने वाला है। अब निकालेंगे कैसे बेटा, बस वो समझना है ना। तो इसलिए मैंने पहली चीज़ बोल दी बेटा कि औसत अणुभार का जो सिद्धांत है वो केवल गैसीय मिश्रण के लिए परिभाषित होगा, जहाँ पर कम से कम 2 गैसेस हों, और करना कुछ नहीं होता बेटा, देखो, है ना। नंबर ऑफ मोल्स का क्या सूत्र है, दिया गया भार बटे अणुभार, है ना। नंबर ऑफ मोल्स का क्या सूत्र है बेटा, दिया गया भार बटे अणुभार, ठीक है, ये है। तो अगर मैं यहाँ से अणुभार पूछूं तो अणुभार का क्या सूत्र होगा बेटा, ये होगा, है ना। क्योंकि हम जो एक सूत्र लिख रहे हैं बेटा, तो ये जरूरी नहीं कि हम सूत्र जो लिख रहे हैं क्वेश्चन, है ना, हमारा उसी के ऊपर आएगा। अब एक सूत्र में 3 चीजें हैं, NWM। किसी सूत्र में बेटा वो मास अननोन कर सकता है, किसी में मोलर मास अननोन कर सकता है, किसी में मोल। तो अगर मोल अननोन, मोलर मास निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले गए, इसको उधर ले गए, ठीक है। अब आपने अभी बोला बेटा कि औसत अणुभार का सिद्धांत एक से ज़्यादा गैस वाले मिश्रण के लिए ही परिभाषित होता है। तो अगर एक से ज़्यादा गैस है बेटा, तो हम M को डिनोट करते हैं किससे, M एवरेज से। हम M को परिभाषित करते हैं किससे बच्चा, M एवरेज से। और उसमें हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर जो भार है बेटा, है ना, उसकी जगह कुल भार ले लेंगे, मतलब टोटल भार, कुल भार बटे कुल मोल। ये सबसे बेसिक सूत्र है बेटा। M एवरेज का सबसे बेसिक सूत्र है कि अगर आपको एक गैसीय मिश्रण दिया जाए, उसमें कुल भार बटे कुल मोल निकाल लो। मैं सीधे सीधे एक छोटा सा जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, अगर मुझसे बोल रहा है बेटा, है ना, कि एक गैसीय मिश्रण में CH4 भी है और O2 भी है, और इनका जो मोल रेशो है वो 2:1 है, इस मिश्रण का औसत अणुभार बताओ। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, ठीक है ना। हम इसका M एवरेज कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ये मोलों की संख्या है ना। आप प्रश्न लिख चाहें तो लिख सकते हैं, है ना, ठीक है ना। 2:1 मोल रेशो वाले CH4 तथा O2 के मिश्रण का औसत अणुभार बताइए। तो 2:1 मोल रेशो दिया गया है बेटा, मोल अनुपात वाले, तो कुल मोल कितने होंगे बेटा, 3, है ना। 2 ही तरह के सवाल होंगे बेटा, है ना, मतलब 2 तरह से, कभी मोल देकर
भार अननोन का होगा, भार आपको निकालना पड़ेगा, कभी भार दे देगा तो मोल निकालना पड़ेगा। तो अब 2:1 है बेटा, मतलब इसके 2 मोल, उसका 1 मोल, नीचे 3। अब इसके 2 मोल का भार कितना होगा बेटा, तो CH4 का अणु भार, मोलर भार कितना है बेटा 16, तो 2 मोल का भार हो गया 32, तो ऊपर आ गया 32। ठीक है, ऑक्सीजन के एक ही मोल है, ऑक्सीजन का मोलर भार कितना होता है 32, तो 32 + 32 कितना हो गया बेटा 64, और 64/3 ही उत्तर हो गया। तो इसमें भी 2 तरह के सूत्र हो सकते हैं बेटा, मतलब 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या तो मोल अनुपात देकर आपसे भार पूछ लेगा, औसत अणु भार, या भार देकर m एवरेज पूछ लेगा, या तीसरा ये भी हो सकता है बेटा कि औसत भार देके इनका प्रतिशत पूछ ले। तो सब में एक ही सवाल यूज होगा, और इसीलिए इसका एक और सूत्र हो सकता है बेटा, इट इज़ समेशन ऑफ xi × mi। तो ये 2 सूत्र हम औसत अणु भार के लिए बार बार यूज़ करते हैं। अब ये अगला सूत्र क्या है बेटा, xi और mi है ना। x जो है बेटा वो मोल भिन्न है, x जो है वो मोल भिन्न है, और मुझे उम्मीद है कि मोल भिन्न सभी को निकालना आती होगी। मोल भिन्न कैसे निकालते बेटा, दिए गए मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, है ना। और m तो आपका मोलर मास है ही, m यहाँ पर मोलर मास है ही। तो ये भी लगा सकते हो बेटा, ये भी सूत्र लगा सकते हो, दोनों से आपका उत्तर जो होगा सेम ही होगा, है ना। जैसे यहाँ पर आप लगाना चाहो सेकंड वाला सूत्र, तो मैं सेकंड वाले सूत्र से भी लगा सकता हूँ। अगर मुझे 2:1 का मोल अनुपात दिया गया है, तो CH4 की मोल भिन्न कितनी होगी, CH4 की मोल भिन्न कितनी होगी बेटा 2/3, और ऑक्सीजन की मोल भिन्न कितनी होगी 1/3, सही है। तो मैं इसे 2/3 × 32 2/3 × CH4 का अणु भार 16 × 1/3 × 32, आप देख लीजिए वही बात हो रही है, 16 दूना 32, और इधर भी 32, 32 64/3। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे बेटा वो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक आखिरी चीज़ आज की बताऊँ बेटा, मतलब लर्निंग सेशन की, तो वो है बेटा क्या हमारा वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व, ठीक है, जिसे हम वेपर डेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसे VD से परिभाषित करते हैं। क्या होती है बेटा, ये गैस का सापेक्षिक घनत्व होता है, और किसके सापेक्ष होता है बेटा, हाइड्रोजन के, है ना। ये गैस का सापेक्षिक घनत्व है, और किसके सापेक्ष होता है, जब तक कुछ ना बोला जाए हाइड्रोजन के सापेक्ष होता है। मतलब वेपर डेंसिटी जो होती है, गैस का घनत्व दिए गए प्रेशर ताप तथा दाब पर, नीचे हाइड्रोजन गैस का घनत्व सेम ताप तथा दाब पर, और उससे जो वाष्प घनत्व का सूत्र आता है बेटा हमारा, वो मोलर मास बाय 2, है ना। ये 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने हाइड्रोजन के सापेक्ष निकाला है, तो नीचे 2 हाइड्रोजन का अणु भार है। अब अगर आपसे किसी क्वेश्चन में बेटा वो बोल रहा है CH4 के सापेक्ष निकालो, तो हम CH4 के सापेक्ष निकालने के लिए नीचे 16 कर देंगे ना, वो जब दिया होगा, ठीक है। ये बेटा जब हमारे पास एक ही गैस हो, ठीक है ना, एक गैस हो तब, परंतु अगर एक से ज़्यादा गैस हो जाएंगी तो हम इसे m एवरेज ले लेंगे, वेपर डेंसिटी। तो आगे हमें इनकी ज़रूरत होगी बेटा, ये आपके गैसियस मिक्सचर के लिए, या गैसीय मिश्रण के लिए। जैसे जो ऊपर मैंने सवाल कराया बेटा, हो सकता है मैं आपसे इसका सीधे बोल देता कि वाष्प घनत्व बताओ, तो आपने अगर अणुभार निकाल लिया है, औसत अणुभार 64/3, तो बस आप इसको 2 से भाग दे देते, तो वो उस मिश्रण का औसत वाष्प घनत्व कहलाता है, ठीक है ना। तो आई होप बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन की जो जितनी चीज़ें मैंने लर्निंग सेशन में समझाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है जी। अब हम इसका प्रैक्टिस सेशन करते हैं। आइए, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स इंडिया। आइए हम डिस्कस करते हैं बेटा हमारा प्रैक्टिस सेशन 1 मोल कॉन्सेप्ट का, जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई थी उसमें हम, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अब हमें अभी भी तकलीफ है, क्वेश्चन से हमें पता पड़ेगा। निम्न राशियों की गणना करें ना, आप लोग तुरंत वीडियो पॉज करके बेटा आपको रुकना है ना, मैं तो आपको सॉल्व करते जाऊँगा। 0.1 मोल सुक्रोज का ग्राम में द्रव्यमान, ठीक है ना। आई होप ये तो सभी को आता होगा बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्या करना है, बस क्या करना है इसमें बेटा, हमें 0.1 मोल है, इसको इसका अणुभार 342 से गुणा कर दें बेटा, तो सीधे सीधे आपका उत्तर 34.2 ग्राम हो गया, है ना। इतने ग्राम जिंक में इसके मोल, ये भी सभी से हो गया होगा बेटा। बस जिंक नाइट्रेट का हम अणुभार निकालें, है ना। कैसे निकालेंगे, जिंक का 65.4 और नाइट्रेट का आपका 42, है ना, 62 का डबल आपका कितना, 48 और 14 62 का डबल 124,
ठीक है, ये आप इसका निकालोगे बेटा और उसको भाग दे दोगे तो 0.75 लगभग आ रहा है आपका। ठीक, 10.10⁻⁶ मोल में HCOOH के अणुओं की संख्या, कुछ नहीं करना है बेटा, बस इंटू Na कर देना है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 2.2 इंटू 10⁻³ मोल एल्यूमिनियम नाइट्रेट में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है ना, परमाणुओं की संख्या बोलिए बेटा, तो पहले मोल इंटू Na करें तो ये क्या हो गया बच्चा, इंटू Na करेंगे तो यह हो गया अणु, और अब ऑक्सीजन की परमाणविकता है ना 3 इंटू 3 9 करेंगे तो यह हमारा उत्तर। इतने मोल CDS का ग्राम में द्रव्यमान, बस इसमें CDS का अणुभार से गुणा कर देना और कुछ भी नहीं है बेटा, कर लोगे। यदि इतने मोल का द्रव्यमान इतने ग्राम है तो कोलेस्ट्रॉल का मोलर द्रव्यमान बताओ बेटा। अब मोलर द्रव्यमान मैंने बोला ही था, आपको लर्निंग सेशन में दिखाया था बेटा कि जो नंबर ऑफ मोल्स बराबर दिया गया भार बटे अणुभार सूत्र है, उसमें किसी को भी अननोन कर सकता है। तो मोलर भार अननोन करेगा तो ऊपर दिया गया भार मैंने गलत लिख दिया है ना, दिया गया भार आपका जो है बेटा वो 0.525 है बटे मोलों की संख्या 0.00105, तो ये उत्तर हो जाए कितना बेटा 500 है ना। ये सभी से हो गए होंगे बेटा, बट मेरा काम है बता देना। एस्प्रिन के इतने अणुओं का ग्राम में द्रव्यमान है ना, इतने अणुओं का ग्राम में द्रव्यमान, तो अब अणु से द्रव्यमान पूछ रहा है बेटा, तो क्या करना है बेटा, पहले हम इसे एवोगैड्रो संख्या से भाग दे देंगे, 6 इंटू 10⁻23 ये हो गया मोलों की संख्या, और एस्प्रिन का अणु भार है बेटा 180, इससे गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर यहाँ से बड़ी आसानी से 0.9 ग्राम आ जाएगा। जी का उत्तर हम देखें 0.9 ग्राम है ना, उससे ऊपर पहले वाले का देखें 500 ग्राम। तो ये सब बिल्कुल बड़े ही सिंपल सवाल हैं बेटा आपके। यदि एक परमाणु का द्रव्यमान इतना है तो तत्व का मोलर द्रव्यमान, अब एक परमाणु का द्रव्यमान दिया है बेटा, मैंने बोला था है ना, ठीक है, इसको बस Na से गुणा करते हैं, मतलब 6 इंटू 10⁻23 से, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7.22 ग्राम। अब 22 क्यों आया है बेटा, क्योंकि उन्होंने 6.02 ले लिया होगा। इतने ग्राम में स्कोरियम सल्फेट में सल्फेट आयनों की संख्या बेटा, तो आई होप सभी कर लेंगे। अब इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, छोड़ना मतलब हिंट दे दे रहा हूँ। 19.6 को हमने उसका मोलर भार निकाल के पहले भाग दिया बेटा, ये हो गया मोल इंटू Na करा, ये क्या हो गया बेटा है अणु, और अब आयनों की संख्या होती है सल्फेट की, तो इंटू 3 कर दें बेटा, उत्तर आ जाएगा है ना। एनटीपी पर 11.2 लीटर CO2 के मोलों की संख्या, तो हमें पता है बेटा, ठीक है ना, ये हमें याद होना चाहिए कि एनटीपी पर किसी भी गैस का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 22 मोलर आयतन होता है 22.4 लीटर है ना, मतलब 22 एनटी है ना। हालांकि ये गलत है बेटा, ये भी बता दो। 1 ATM 273 केल्विन पर मोलर आयतन 22.4 लीटर होता है, परंतु एनटीपी बोल रहा है या एसटीपी, तो उस पर 22.7 होता है। ये फ़र्क क्यों आया है, इसका भी कारण बता दूं बेटा। ये फ़र्क इस वजह से आया है ना, ये फ़र्क इस वजह से आया है क्योंकि पहले जो IUPAC ने बेटा प्रेशर दाब की जो मानक इकाई ली थी वो 1 ATM ली थी, अब हम दाब की मानक इकाई 1 बार लेते हैं, इस वजह से फ़र्क है। परंतु अभी भी हमारा पुराना ही सही चल रहा है, तो 11.2 को हमने 22.4 से भाग दे दिया, हमारा उत्तर हो गया कितना 1/2। ठीक है, तो ये आपके उत्तर भी हैं अटैच। ठीक, आई नाइट्रिक अम्ल HNO3 अणुओं का बना होता है, तो हमें पता ही है बेटा। यदि HNO3 का एक प्रतिशत जिसका भार 6.3 है तो गणना करें इस प्रतिशत में कितने नाइट्रोजन के परमाणु हैं ना। 6.3 को नाइट्रिक अम्ल का अणु भार 63 से भाग दिया बेटा, ठीक है, ताकि मोल आ गए, इंटू Na करा ताकि अणु आ गए, और इंटू नाइट्रोजन की परमाणुविकता 1 है, तो यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इतने ग्राम नाइट्रिक में ऑक्सीजन के परमाणु, वापस 6.52 को 63 से भाग दिया, मोल हुए, इंटू Na क्या हो गया बेटा अणु, और इंटू ऑक्सीजन के परमाणु बोल रहा है, तो ऑक्सीजन के परमाणुविकता 3 है, इंटू 3 करा, ये रहे आपके सामने उत्तर। पहले वाले का 0.1 Na और दूसरे वाले का 0.12 Na। ठीक है जी, ठीक। चलिए, मिट्टी के एक प्रतिदर्श में 50% सिलिका तथा 10% जल उपस्थित है। प्रतिदर्श को आंशिक रूप से शुष्क करने से 8 ग्राम जल घट जाता है। यदि आंशिक रूप से शुष्क मिट्टी में सिलिका का प्रतिशत 62 है तो आंशिक रूप से शुष्क मिट्टी में जल का प्रतिशत की गणना होगी। ये देखिए वेरी वेरी टफ क्वेश्चन बेटा, है ना, आपने अगर अटेम्प्ट करा हो तो आपसे नहीं बना होगा। अब देखिए, है ना, क्या है बेटा, सिलिका है, जल है, ठीक है ना, 50 और 10 60% ही हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई दूसरा इनर्ट मटेरियल भी होगा, तो वो हमने इनर्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए ओरिजिनल सैंपल का द्रव्यमान बेटा x ग्राम है, ओरिजिनल सैंपल का द्रव्यमान x ग्राम है ना, तो 50% सिलिका है तो सिलिका का हो गया 0.5x, 10% जल है तो 0.1x हो गया, और ये हो गया कितना बेटा 0.4x।
ठीक है। अब अगर हम उसे शुष्क कर रहे हैं बेटा तो ऑब्वियसली जल क्या होगा, वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा। जल का वो कह रहा है 8 ग्राम कम हो गया, तो ड्राइड सैंपल में ना, डीएस का मतलब बेटा ड्राइड सैंपल, सिलिका तो 0.5x ही रहेगी, इनर्ट पदार्थ 0.4x ही रहेगा बच्चा, परंतु H2O कितनी हो जाएगी 0.1x - 8, है ना। जो भी H2O का भार था बेटा उसमें से 8 ग्राम कम हो गया, ठीक। अब वो बोल रहा है बेटा कि आंशिक रूप से शुष्क मिट्टी में सिलिका का प्रतिशत 52 है। अब प्रतिशत कैसे निकालते हैं बेटा, जिसका भी प्रतिशत बोला है ऊपर उसका भार, नीचे कुल भार इंटू 100, तो सिलिका का है, सिलिका का भार है 0.5x बटे कुल भार। कुल भार के लिए अगर है ना, यहाँ पर कुल भार था कितना बेटा x, नीचे कुल भार हो गया x - 8, तीनों को जोड़ दिया मैंने बस, x - 8 इंटू 100, ठीक है। ये इसको मैं बराबर कर दूं किसके बेटा, 52 के, क्योंकि आपको सिलिका का प्रतिशत 52 दिया गया है। तो यहाँ से बस हमारा काम होगा किसको निकाल लेना बेटा, x को। आई होप इतना तो गणना कर लेंगे सभी। x आ गया तो अब हमसे जल का प्रतिशत बोला है बेटा, प्रतिशत ऑफ जल, तो जल के प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, है ना, जल का भार 0.1x - 8, नीचे कुल भार x इंटू 100, तो x आने के बाद बस ये कैलकुलेशन आप करोगे, उससे आपका जो भी है बेटा उत्तर 6.4% आ जाएगा। तो ये टफ सवाल था, अच्छा सवाल है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, एक गैसीय मिश्रण में CO2 व N2O के द्रव्यमान का अनुपात 2:5 है, तो CO2 व N2O के अणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करो, है ना। द्रव्यमान का अनुपात है बच्चों ये, है ना। अब यहाँ पर देखो मैंने आपसे बोला है बेटा मेरी JHT जरा हटके ट्रिक आपके, है ना, बारे बल्ले बल्ले कर देगी, वारे न्यारे कर देगी अगर आप इन्हें ढंग से मेरे साथ सीखते चले तो बेटा। गारंटी है मेरी ये कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा वो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही मेरा सबसे है ना, थ्योरी तो मैं खूब अच्छी क्लियर करता ही बेटा, बट उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो महारथी है। और ये JH ट्रिक्स, आपने मेरा नाम HDFC भी सुना होगा, हिरवानीज डेवलप फास्ट कैलकुलेशन, तो मैं बिल्कुल मज़ेदार आपको कैलकुलेशन समझाने वाला हूँ बेटा, जिससे आपका काम काफ़ी आसान होगा। जैसे यहाँ पर हमें समय खोटी नहीं करना, JEE मेंस का एक छोटा सा क्वेश्चन है, CO2 का अगर मैं अणुभार निकालूँ, है ना, देखो भार का अनुपात है बेटा, और हमसे किसकी संख्या पूछी है, अणुओं की। अणुओं के लिए हमें मोल पर आना पड़ेगा। अब मोल के लिए बेटा भार को हमें किससे भाग देना पड़ेगा, मोलर भार से। अब CO2 का अणु भार है बेटा 44, है ना, और N2O का अणु भार निकालोगे ये भी 44, वो तो आप ही को कैलकुलेट करना है। अगर दोनों के मोलर द्रव्यमान समान है बेटा, तो जो उनके द्रव्यमान का अनुपात होगा वही उनके मोलों का अनुपात होगा, वही उनके अणुओं का भी अनुपात होगा, ठीक है। इसलिए आपका उत्तर 2:5 है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ हो सकता था बेटा, अगर वो आपसे परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछ लेता, वो भी 2:5 ही आता, वो भी 2:5 आता। क्यों, क्योंकि इसकी भी परमाणविकता 1 + 2 3 है बच्चों, और इसकी भी 2 + 1 3 है ना, इसकी भी 2 + 1 कितनी है बेटा, 3 है। क्या मेरी बात आ रही सभी को समझ में। ये दोनों स्पीसीज बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन भी सेम है इनमें। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता ना तो वो भी इसी अनुपात में होती 2:5 में। क्यों, आप देख लो, इसके भी एक है ना, टफ क्वेश्चन ऐसे ही तो बनते हैं बेटा। CO2 के एक अणु में 22 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 8 दूनी 16 और 6 22। N2O में नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं बेटा, 7 × 14 नहीं, अच्छा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हुई कि नहीं, 7 × 14 + 8 22, हाँ ये भी बराबर हो रही बेटा, है ना, गलत मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा था, तो ये भी 22 है। तो हमसे किसी का भी अनुपात पूछे बेटा, ये अनुपात इसके मोलों का भी है, इसके अणुओं का भी है, यही इनके परमाणुओं का भी है, यही इनके परमाणुओं का भी है, यही इनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबका है, सब कुछ चीज़ें सेम चल रही हैं। तो तब ये क्वेश्चन आपको अगर मैं पूछता तो टफ हो जाता, बट मैंने बड़ी आसानी से इसको एक्सप्लेन करा है, और इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए, यदि यह माना जाए कि जल में सभी हाइड्रोजन परमाणु H1 तथा ऑक्सीजन परमाणु O16 है, तो 0.45 ग्राम जल में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, हमने आपसे बोला है सभी क्वेश्चन हम एक लाइन में हल करेंगे, है ना, और एक लाइन में कैसे करेंगे, 0.45 को H2O, अब उसने बोल ही दिया है बेटा कि हाइड्रोजन H1 वाला है और ऑक्सीजन 8O16 वाला है, तो 0.45 को मैंने ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 18 से भाग दिया। ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया बच्चों, बोलो, अपने आप से पूछ पूछ के सवाल करना है बेटा ना। ये क्या हो गया आपके मोल, इंटू Na कर दिया, ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया आपके अणु।
अब उसने सीधे किसकी संख्या पूछी बेटा, न्यूट्रॉन की। तो हम देख लें बेटा, हाइड्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन है, 0, 1h1। इकलौता पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक है ना, 1h1। और ऑक्सीजन के पास बेटा है ना 8, तो टोटल न्यूट्रॉन हो गए 8 हमारे पास। ठीक है जी, क्या आ रही मेरी बात सभी को समझ में? बस इतना सा हमें कैलकुलेट करना है बेटा, और इससे हमारा उत्तर 1.2 × 10⁻23 बड़ी आसानी से आ भी जाएगा। हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये 3 हो जाएगा बेटा, ये 9 हो जाएगा, और 9 पंजे 45, 0.05, ठीक ना। तो 0.05 × 3 0.15, और 0.15 × 8 करेंगे तो आपका 1.2 × 10⁻23। कैलकुलेशन भी बच्चों हमारी फास्ट होना चाहिए, तभी हमें मज़ा आएगा। आइए, Na2SO4 के 12.6 ग्राम प्रतिदर्श को MgSO4 के 30 ग्राम प्रतिदर्श के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण में उपस्थित ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान क्या है ना। ये भी, इसकी भी रेटिंग बेटा मेरी तरफ से टफ क्वेश्चन की ही रहेगी, ठीक है ना। तो हमने क्या करा बेटा, पहले हम Na2SO3 की बात करें, 12.6 ना। दो तरीके हमारे पास बेटा, कई बच्चे एक उस तरीके से करते हैं, कई करते हैं ना। देखो, दोनों तरीके में बता दे रहा हूँ इस सवाल में, तो पहले मैं हटा रहा हूँ। पहला तरीका बच्चा क्या करता है बेटा, मेथड 1, फिर दूसरी मेथड भी बता दो, दोनों से आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। पहला तरीका बेटा है ना, Na2SO3 का अगर मैं अणु भार निकालता हूँ, 2 सोडियम 46, ठीक है ना, और सल्फेट का होता है बेटा 80, मतलब SO3 का 80। अणु भार भी बेटा जितना फास्ट निकाल सको उतना बढ़िया है, ध्यान देना है ना। तो 80 और 46 126, सही है। अब 126 ग्राम अगर Na2SO3 होता तो इसमें ऑक्सीजन 48 ग्राम है, यस और नो। तो हमारे पास बेटा अभी Na2SO3 का 12.6 ग्राम है। अब ये 10 गुना कम हुआ, ये यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हो बेटा, बट मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम में हम जितना फास्ट करेंगे उतना मजा आएगा। और इसके लिए बेटा हमें घर पे ही जब हम चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उन्हें हमें ढंग से सीखना और समझना पड़ेगा, अदरवाइज वो उतना फास्ट हमारा होने वाला नहीं है, ध्यान देना है ना। तो 126 में 126 में 48, तो 12.6 में कितना बेटा, 4.8 ग्राम। ये भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। इसी तरह से MgSO4 की बात करें बेटा, MgSO4 का अणु भार है 96, सल्फेट का 96 होता है, याद रखना है ना। ये 80 था बेटा, एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो 96, और Mg का 24, तो 120। यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा कि 120 ग्राम अगर MgSO4 के हैं तो ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, गलत लिख दिया मैंने, 64 ग्राम, ठीक है। तो अब हमारे पास 30 ग्राम है। अब इसको तो यूनिटरी मेथड से कर दे बेटा, या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 4 गुना कम करा तो ये भी 4 गुना कम होकर कितना हो जाएगा बेटा, 16। तो नीचे वाले में 16 है, ऊपर वाले में 4.8 है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 20.8 ग्राम हो जाएगा। ये पहला तरीका है ना। मेथड 2 भी मैं बता दूं बेटा आपको। मेथड 2 में क्या करोगे, मेथड 2 में बेटा पहले Na2SO3 के लिए तरीका वही है बेटा, बट करने का कई बार बच्चा करता है। 12.6 को मैंने 126 से भाग दिया, 12.6 को मैंने 126 से भाग दिया, ये क्या हो गया बच्चा, मोलों की संख्या, ठीक है ना। ये हो गया मोलों की संख्या, ठीक है ना। इनटू इसको मैंने 3 से गुणा करा, ये किसके मोलों की संख्या है, Na2SO3। इनटू 3 से गुणा करा तो ये किसके मोलों की संख्या हो गई, ऑक्सीजन के। और इनटू मैंने इसको बेटा 16 से गुणा कर दिया, जो ऑक्सीजन का मोलर भार है। तो आप देख लीजिए यहाँ से भी उत्तर आपका ये 1/10 हुआ, 16 थी 48 बटे 10, 4.8 ग्राम, ठीक है। एक लाइन में करना हो, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। यही कहानी बेटा मैंने MgSO4 के लिए करी, मैंने 30 को भाग दिया 120 से, ये क्या हो गया बेटा, MgSO4 के मोलों की संख्या। मैंने इसको गुणा कर दिया बेटा किससे, 4 से, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की परमाणुिकता है 4, तो इसलिए 4 से गुणा करते ही ये क्या हो गया बेटा, ऑक्सीजन के मोलों की संख्या, ठीक है। अब परमाणुओं के मोलों की संख्या है बेटा 4 है, कई बार यहीं पर बच्चा अणु और परमाणु में गड़बड़ कर देता है, इनटू है ना, इनटू 16 ऑक्सीजन का मोलर भार या ग्राम परमाणु भार, तो ये हो गया बेटा 1/4, 4 कैंसिल, ये देख लीजिए 16। उत्तर दोनों से समान आएगा बेटा, बट कई बार बच्चे कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक करके क्वेश्चन की रीढ़ पीट देते हैं, वो उससे आपको बचना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट के अमाशय प्रति अम्लों में एक सामान्य घटक है। यदि एक प्रति अम्ल की गोली में 60 मिलीग्राम CaCO3 है तो इसकी 200 गोलियों में कितने मोल होंगे। कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक में 60 मिलीग्राम है, मतलब 60 × 10⁻³ है ना। ऐसे सवाल भी बच्चे अटक जाते हैं बेटा, जबकि बड़ा सिंपल है। इनटू 200 गोलियां हैं तो इनटू 200 करें,
ये कुल भार हो गया। और अगर हमें मोलों की संख्या निकालनी है तो 100 से गुणा कर दें, तो ये 2 हो गया, 60 दूना 120, 120 इंटू 10⁻³ मतलब 0.12, ये रहा आपका उत्तर, 0.12 ये रहा आपका उत्तर। ठीक है। वार्निश का एक 3 लीटर प्रतिदर्श जिसका घनत्व 5 ग्राम प्रति ml है में द्रव्यमान के अनुसार 10% Pb3N2 पाया जाता है। वार्निश प्रतिदर्श में लेड के कितने ग्राम थे? ये भी टफ क्वेश्चन है बेटा, है ना, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं, जबकि हमें डरना ही नहीं बेटा। 3 लीटर मतलब 3000 मिलीलीटर, 3 लीटर मतलब, अब ये सब चीज़ें बेटा क्वेश्चन में ही हमें दिमाग में चलती रहनी चाहिए। हम ना क्या करते हैं बेटा, अननेसेसरली क्वेश्चन को लेंदी कर देते हैं। अगर आप बुक्स का सॉल्यूशन देखोगे बेटा तो उन्हें तो बुक्स बेचने के बेटा पैसे मिलते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन को अननेसेसरली सॉल्यूशन लिखते वक्त लेंदी कर देते हैं। और अगर हम अपनी बात करते हैं बच्चों, तो हमें तो बेटा जितनी फास्ट करेंगे उतना हमारा सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, है ना, और जितना कम स्पेस में करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है बेटा पेपर में उतनी ज़्यादा रफ स्पेस हमें मिलने वाली नहीं है। तो दोनों का तरीका बच्चों अलग अलग है पूरी तरह से। आ रही मेरी बात समझ में? इस वजह से ध्यान दीजिएगा कि हमें एक लाइन में कैसे करना है। 3000 मिलीलीटर है, ठीक है, घनत्व है बेटा 5 ग्राम प्रति लीटर। तो अगर मैंने घनत्व को आयतन से गुणा कर दिया बेटा तो मुझे क्या आ जाएगा, भार। तो 3000 को मैंने 5 से गुणा कर दिया, ये हो गया मेरे प्रतिदर्श का उस सैंपल का भार। अब इसमें बोल रहा है बेटा कि द्रव्यमान के अनुसार 10% Pb3N2 है बेटा, तो इसका मुझे 10% निकालना है। तो मैंने 10% कैसे निकालते हैं बेटा, किसी भी संख्या का उसको 10 से गुणा, उसका मतलब 10वां भाग ले लो, और अगर डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो 10 से गुणा करके 100 से भाग दे दो। तो ये सब कहानी बेटा मनी मन चलनी चाहिए थी, है ना, मनी मन। 3000, जितना आप फास्ट मेरे साथ सीखते चलोगे उतना मजा आएगा। 3000 को 5 से गुणा करा 15000, उसका 10% मतलब 1500। तो ये देखो हो भी रहा आपका, है ना, 30 इंटू 5 150 इंटू 10 1500। ठीक है। अब वो बोल रहा है बेटा कि अब ये तो हो गया बेटा क्या, Pb3N2 का भार। हमसे उसमें बोला है बेटा किसका भार निकालना है, Pb3N2 का भार, Pb3N2 का भार। तो अब अभी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में तरीका बताया था बेटा, इस वाले में जैसे भी आप करना चाहें, आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं बेटा। ये Pb3N2 का भार है, तो अगर Pb3N2 का मैं मोलर भार निकालता हूँ, है ना, मोलर भार निकालता हूँ, तो लेड के 3 परमाणु है, 207 इंटू 3 621, और प्लस नाइट्रोजन के 2 28 649। ठीक है जी। 649 ग्राम में 621 ग्राम किसके हैं बेटा, लेड के। तो इतने में कितने होंगे, तो इंटू इसको 621 से गुणा करूं बेटा और 649 से भाग दे दूं। ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्टिव बेटा, अभी तो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, हमारा पैटर्न तो ऑब्जेक्टिव बेटा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में नीचे उत्तर लिखे हुए तो अब हमें क्या सर ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं, है ना। ये समझ में आया ये मैंने क्या करा, अगर 649 ग्राम लेते तो उसमें लेड 621 ग्राम होता। ठीक है। तो अब अगर आपने 1500 ग्राम लिए हैं तो उसमें लेड कितने ग्राम होगा, बस ये करा है हमने। ठीक है। तो अब देखिए बेटा, अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होता तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये संख्या 1 से छोटी है ना, 1 से थोड़ी सी छोटी है, और यहाँ उत्तर मेरा 1500 आ रहा है, मतलब मेरा जो रफ उत्तर आएगा वो 1500 से थोड़ा सा कम आएगा। इसलिए आप देख लीजिए आपका उत्तर जो आ रहा है बेटा 1435.3 ग्राम। तो ये चीज़ें बेटा, जैसे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आएंगे तो मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की ट्रिक भी बताऊंगा, और मैं बार बार कह रहा हूँ वो मेरी बेस्ट है बेटा, आपको फ़ायदा ही होगा। आप अपने दोस्तों को, जितने दोस्तों आपके प्रोपोगेट करिए, सबको बताइए कि इस कोर्स में आएँ और उसका फ़ायदा उठाएं बेटा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और अगर आप केमिस्ट्री में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपकी डेवलप होती गई बेटा, तो ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में ही फ़ायदा होगा, आपको उसका फ़ायदा मैथ्स फिजिक्स में भी मिलेगा, क्योंकि उससे हमारे एक मेंटल लेवल, सोचने समझने का नज़रिया बढ़ता जाता है। तो ऐसी कैलकुलेशंस के लिए आपका स्वागत है। आइए निम्न राशियों की गणना करें। 22.4 लीटर के पात्र में 64 ग्राम ऑक्सीजन 0 डिग्री सेल्सियस 2 atm दाब लगाती है, तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होगा। अब ऑक्सीजन का बेटा अगर मोलर द्रव्यमान पूछा है तो ऐसा क्वेश्चन, ये है मेरी शॉर्ट ट्रिक्स बेटा, जिन्हें हम JST बोलते हैं। आप में से अगर किसी ने भी, हमें पता है बेटा कि हम हमेशा PV इक्वल टू क्या लगाएंगे, nRT, उससे इसको निकालेंगे। परंतु अगर उसने ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान पूछा है बेटा और आपने PV इक्वल टू nRT लगाया है, तो बुरा मत मानिएगा, मैं आपको सीधे सीधे यही बोलूँगा कि आपसे बड़ा गधा दुनिया में कोई नहीं है। मैं सीधे सीधे आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपसे बड़ा गधा दुनिया में
कोई नहीं है, क्योंकि हमें पता है बेटा ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 32 ही आएगा, है ना। आप भले लगा के देख लो। अब अगर लगाना भी हो बेटा तो मैं तो बार बार देखो कैलकुलेशन पे स्ट्रेस देता हूँ, है ना। थोड़ी सी जगह कम है तो मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। क्या आपको बेटा जब भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दिख जाए, पीवी इक्वल टू एनआरटी में ये रुख लिखना बेटा, आरटी जब भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो आरटी का मान सीधे 22.4 लेना है। आरटी का मान, ये शॉर्टकट जो मैं बता रहा हूँ ना, लिखते चलना बेटा। क्यों, आपको पता होगा बेटा कि आर का जो मान 0.0821 आता है, आर का मान हम निकालते ही किससे बेटा, पीवी बाय एनटी से, ठीक है। और इसमें हम लोग बच्चों दाब को 1 लेते हैं, 1 मोल लेते हैं, 273 केल्विन पर लेते हैं, ठीक है जी। और हमें पता है कि 1 एटीएम 273 केल्विन पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 है। जब हम इसको हल करते हैं बेटा तो ये 0.0821 आता है। तो इसका मतलब 0.0821 इंटू 273 का मान, क्योंकि नीचे तो 1 इंटू 273 ही है, वापस 22.4 आना है। तो ये मेरी छोटी छोटी कैलकुलेशन सुनते चलना बेटा। और आरटी का मान अगर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो या 27 डिग्री सेल्सियस हो, दोनों पर 25, क्योंकि आपको भी पता है बेटा आप पीवी इक्वल टू एनआरटी में काफ़ी समय कैलकुलेशन में बिगाड़ते हो और कोई टीचर बताता ही नहीं बेटा कैलकुलेशन की ट्रिक्स। ये मेरे सेशन में आपको भर भर के मिलेंगी। तो अगर हमने ये इसमें सूत्र लगाया भी था बेटा, ठीक है, तो आप तुरंत कर सकते थे इस काम को, है ना। देखो तुरंत कैसे कर सकते थे बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस है और 2 एटीएम है, मतलब तापमान तो 273 केल्विन है ना। और दाब हमने 2 एटीएम कर दिया, तो 2 इंटू आयतन है 22.4 बेटा, 64 ग्राम है बटे एम। और आरटी का मान मैंने अभी बोल दिया 22.4, ये कैंसिल, ये हो गया 32। पीवी इक्वल टू एनआरटी में बेटा अगर आपने ज़्यादा समय लगाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए 11 बार ऑप्शन बी, 11.2 लीटर के पात्र में CH4 तथा हीलियम का 20 ग्राम मिश्रण 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 एटीएम का दाब लगाता है। इस मिश्रण का औसत द्रव्यमान, वापस पीवी इक्वल टू एनआरटी बेटा, ठीक है ना। प्रेशर है 5, आयतन है 11.2। अब मोलों की संख्या जो है बेटा उसको क्या लिखेंगे, दिया गया भार 20 बटे एम एवरेज। मैंने आपको एम एवरेज लर्निंग सेशन में बता ही दिया था बेटा, जहाँ पर भी एक से ज़्यादा गैस हो जाएंगी वहाँ पर एम एवरेज आ जाएगा। और इंटू आरटी, वापस अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है बेटा तो 22.4 लेंगे, ये हो गया 2 बेटा, और ये 20 इंटू 2 40, और ये हो गया, कैंसिल कर दूँ इसको तो ये 5 चौक 20, 4 दूनी 8, तो एम एवरेज का मान 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये रहा आपका दूसरे का उत्तर। सब में आप बेटा बड़ी आसानी से कैलकुलेशंस कर सकते हो ट्रिक सीखते हुए। यदि 62 ग्राम फॉस्फोरस 22.4 लीटर के पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस 0.5 एटीएम का दाब लगाता है तो फॉस्फोरस की परमाणविकता हम सभी को पता है बेटा पहले से, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में अस्तित्व में होता है। तो अगर हम एग्जाम में बैठे हैं, नीचे ऑप्शंस गिवन है बेटा, तो आपको सीधे 4 टिक कर देना है। एग्जाम की बात करूँ बेटा ना, घर में बैठे हैं बेटा कैलकुलेशन के लिए आप जरूर करें। वापस वही कहानी, दाब है आपका हाफ एटीएम, ठीक है ना, आयतन है 22.4, ठीक है, दिया गया भार है बेटा कितना 62, नीचे बेटा उसका अणुभार। अब ऑक्सीजन फॉस्फोरस के एक परमाणु का भार 31 होता है बेटा, मान लीजिए मैंने उसमें मान लिए उसकी परमाणविकता A है तो उसका कुल परमाणु भार 31 इंटू A हो जाएगा। फिर से 0 डिग्री सेल्सियस है 22.4 लेंगे बेटा, ये 31 दूना 62, ये आपका कैंसल, तो आप देख लीजिए 1 हमन 4 हो गया। अगर आप इतनी फास्ट कैलकुलेशन कर ले जा रहे हैं बेटा, ठीक है, तो आप काफ़ी अच्छा चल रहे हो, ठीक है। और नहीं तो बेटा धीरे धीरे करके इनको सीखिए, क्योंकि आप तो हमारा है ना सेशन चालू ही हुआ है बेटा, प्रैक्टिस सेशन पहला ही है अभी ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद आप सीखते जाओगे, है ना। लास्ट है बेटा, 1 एटीएम तथा 0 डिग्री सेल्सियस पर इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली गैस का मोलर द्रव्यमान परिकलित करिए, है ना। तो ये मैं आपको अगले पेज पे बेटा, जगह कम है यहाँ बता रहा हूँ, है ना। पीवी इक्वल टू एनआरटी को हम पीवी इक्वल टू W/m इंटू आरटी भी लिख सकते हैं बेटा। और घनत्व की बात हो रही है, घनत्व होता है W/v, जिसे डेंसिटी बोलते हैं। तो अगर मैं W/v का मान यहाँ से निकालता हूँ बेटा तो ये Pm/RT होगा, ध्यान देना। तो गैसेस के लिए ये घनत्व का सूत्र है बेटा, परंतु यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना बेटा कि हमें घनत्व की इकाई ग्राम प्रति लीटर में लेनी है, हमें घनत्व की इकाई ग्राम प्रति लीटर में लेनी है, क्योंकि हम R का मान
जो 0.0821 लेते हैं बच्चा, जो आपके सामने मैंने लिखा भी है, ये आपका लीटर एटीएम पर मोल केल्विन में होता है। तो इसका मतलब आयतन लीटर में है, तो मुझे लेना भी लीटर में ही पड़ेगा। इस चीज़ को मुझे ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए उसने बहाने से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, सेंटीमीटर क्यूब ही ml पर होता है, और ml को लीटर में बदलूंगा तो 1000 से भाग दूंगा, 1000 से भाग दूंगा, जो नीचे होने की वजह से ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ये घनत्व बेटा 2 ग्राम प्रति लीटर हो गया है। तो हमारे लिए घनत्व की जगह 2 रखेंगे बेटा। दाब उसने कितना दिया है, 1 एटीएम, 1 रखा। मोलर द्रव्यमान निकालना है। तापमान अगर 0 डिग्री सेल्सियस आ गया है तो बार बार मैं कह रहा हूँ 22.4 लो। आपकी कैलकुलेशन को मैं खूब फास्ट कर दूंगा अगर आप मेरे साथ सीखोगे बेटा। तो आप देख लीजिए m का मान हो गया 44.8। तो ये रहा आपका उत्तर चारों पार्ट के, है ना। तो बड़ी आसानी से बेटा देखो हम क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं, एक एक चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसको आप सीखते चलिए। अक्रियाशील गैसों ए तथा बी के गैसीय मिश्रण का वाष्प घनत्व 40 है। मिश्रण का वाष्प घनत्व है 40 बेटा। तो मैंने मिश्रण के वाष्प घनत्व के लिए क्या बोला था, m एवरेज बाय 2। तो इसका मतलब m एवरेज का मान हो गया 80। आप भी जैसे भी कोई सवाल पढ़ते हो बेटा तुरंत आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। ए का मोलर द्रव्यमान 20 ग्राम प्रति मोल है तथा मिश्रण में गैसें 2:3 के आयतन अनुपात में स्थित है ना। ध्यान देना, आयतन अनुपात है बेटा, मोलर अनुपात नहीं। गैसों के लिए बेटा आयतन अनुपात और मोलर अनुपात समान होता है, क्योंकि आपने अगर एवोगैड्रो का नियम गैसों के लिए सुना हो, समान ताप तथा समान दाब की परिस्थितियों में, है ना, समान दाब तथा समान ताप की परिस्थितियों में अगर प्रेशर और टेम्परेचर समान हो तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, हर गैस का जो समान आयतन है वो समान मोल रखेगा। ये बेसिकली बेटा आता ही PV इक्वल टू किससे है, nRT। तो ध्यान देना गैसों के लिए जब भी आयतन का अनुपात आए वही उनके मोलों का अनुपात भी होता है। गैसों के लिए जब भी आयतन का अनुपात आए वही उनके मोलों का अनुपात भी होता है, ठीक है। और अभी मैंने बोला था बेटा मोल अनुपात पता है तो इसका मतलब मोल भिन्न पता है। 2:3 है तो एक की मोल भिन्न कितनी हो गई बेटा, 2/5। मैंने आपको सूत्र बताया ही था, क्या, मोल भिन्न इंटू अणुभार। तो 2/5 इंटू ए का हो गया 20 बेटा, ठीक है ना। अगर ए की मोल भिन्न 2/5 है तो बी की मोल भिन्न 3/5 इंटू उसका, उसने मोलर द्रव्यमान अननोन करा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। 5 उधर जाके 400 हो गया इंटू 20 दूना 40 प्लस 3m, ये 40 उधर जाके माइनस हो के 360 हुआ बेटा। 360 इक्वल्स टू 3m, इसलिए m का मान हो गया कितना बेटा, 120। ये भी एक अच्छा टफ क्वेश्चन, जेईई मेंस में आने लायक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, एक तत्व के 2 समस्थानिकों की द्रव्यमान संख्या क्रमशः m तथा m+0.5 है तथा यह 1:2 में उपस्थित है। तत्व की औसत द्रव्यमान संख्या, सीधे सीधे एवरेज एटॉमिक मास बोला है बेटा, कुछ नहीं करना है। पहले वाले m वाले का एक अणु है तो m × 1, याद है सूत्र, प्रतिशत इंटू उसका अणुभार। अब प्रतिशत नहीं दिया है बेटा, मोल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी वही है, ठीक है ना। प्लस दूसरे वाले का जो अणु भार है m+0.5 इंटू 2 और नीचे 1+2। तो अगर हम इसे हल करते हैं बेटा, ऊपर से m, ये 2m + 0.5 मतलब 0.5 इंटू 2 1 मतलब 3m + 1/3, मतलब हमारा उत्तर m + 1/3 ये रहा, है ना। तो आपने उम्मीद करता हूँ बेटा पहले अटेम्प्ट करा होगा, उसके बाद देखिए कितने आसान आसान अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कहने को बेटा 13 क्वेश्चन है आपके 13, ठीक है जी। बट अगर आप देखें बेटा पहले ही क्वेश्चन में आपके कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट हैं पहले क्वेश्चन के बेटा। दूसरे के 2 पार्ट है ना, 12। फिर एक और क्वेश्चन आया था जिसके इतने सारे पार्ट्स थे, किसका, ये अभी वाला गैसीय मिश्रण वाला, इसके 4 पार्ट है। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम बोल रहे हैं बेटा अलग अलग क्वेश्चन में बनाना चाहता है इसे, तो आपके पास इस डीपी में लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास है, लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास, है ना, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेशन में आइए अगला क्या बोल रहा है बेटा, एक परिकल्पित तत्व Z का परमाणु द्रव्यमान यदि इतने AMU पाया जाता है, तत्व Z के केवल 2 समस्थानिक Z-37 Z-38 होते हैं। Z-37 समस्थानिक 0.77 की आंशिक मात्रा रखता है ना। प्रतिशत में देगा बेटा तो 100 से ज़्यादा होगी, मोल में भी दे सकता है, भिन्न में भी दे सकता है, तथा इसका समस्थानिक द्रव्यमान 37.24 है। तो अन्य समस्थानिक का समस्थानिक द्रव्यमान क्या होगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं बेटा। उसने बोल दिया 37 दशमलव कितना है बेटा, 45, ठीक है ना, ठीक है जी। 37 दशमलव कितना बेटा, 45,
ठीक है। अब तथा इसका अब यह है औसत परमाणु भार। अब Z37 वाले का परमाणु भार है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट है बेटा, 33.24 और इंटू इसका है 0.77, ठीक है, इसका है 0.77 प्लस दूसरा वाला बेटा है उसी का हमें समस्थानिक द्रव्यमान बताना है, मान लो A, और उसका हो जाएगा कितना बेटा 0.23 और नीचे आ जाएगा कितना आपका 1, नीचे आ जाएगा कितना 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन गंदी है। हाँ, अब अगर इससे थोड़ा सा आपको बचाना है बेटा तो मैं कैसे बचाता है ना, मैं इसे 0.75 0.25 ले लेता है ना, मैं इसे 0.75 0.25 ले लेता और 25 से मैं इसे भाग दे देता, तो ये आसानी से 1 हो जाता, ये 3 हो जाता, रफ कर सकता था। अभी मैं बस उत्तर बता दे रहा हूँ, 38 पॉइंट कितना आपका 15 AME। ठीक, चलिए आज के सेशन का बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अगले सेशन में। सिल्वर के प्राकृतिक रूप से 2 समस्थानिक है, इनमें से एक का परमाणु द्रव्यमान 107 है, दूसरे का 109 है। इन दोनों समस्थानिकों के लिए आंशिक मात्रा ज्ञात कीजिए ना, परसेंटेज को अननोन कर दिया बेटा। यदि उसका परमाणु द्रव्यमान 107.8 है तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, 107.8 इक्वल टू पहले वाले का 107, उसको मैंने x मान लिया, प्लस दूसरे वाले का 109, इससे मैंने 100 माइनस x मान लिया, और नीचे कुल हो गया कितना बेटा 100। कैलकुलेशन भी इजी है, 10780 वो 107x प्लस 10900 माइनस 109x, 109 इधर लाए, प्लस का हुआ 107 माइनस का, तो ये 2x हुआ। 10,900 में से 10,720 80 गया तो 120 बचा, x का मान 60 है, मतलब 107 वाले का 60%, ठीक है ना, एक का 0.6 और एक का 0.4 है ना, उसने भिन्न में दे दिया बेटा। हमारा उत्तर ये प्रतिशत में, एक का 60%, एक का 40, भिन्न में एक का 0.6 हो गया और एक का कितना हो गया बच्चों 0.4, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन 1 खत्म होता है बेटा। आई होप, उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स मेरी समझ में आई होंगी कि कहाँ कहाँ पर हम कैसे कैसे समय बचा सकते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ी सी फास्ट कर सकते हैं। और जब पहले सेशन में ही अगर हमारा इतना सब चीज़ें समझ में आई है तो अभी तो बेटा हमें ऐसे खूब सारे सेशन करने हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका लेवल कहाँ पहुँच जाएगा एट द एंड ऑफ कोर्स। हमारा सिलेक्शन पक्का गारंटेड होना ही होना है अगर हम ढंग से इफेक्टिवली इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं, पूरे कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो हम मिलते हैं बेटा आप नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।